ये जो स्टोरी है वो एक बहुत ही नॉर्मल से जीने वाले पर्सन की थी जिसका नाम था जेनसन, जो कि एक दिन फ्राइडे आफ्टरनून को डार्क वेब सर्फ कर रहा था। एंड जेनसन उस दिन बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, बहुत ज़्यादा लॉनली फील कर रहा था एंड सरफेस वेब पर उसको एज सच कुछ एंटरटेनिंग नहीं लगता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना डार्क वेब के ऊपर जाकर ही थोड़ा टाइम पास करा जाए। एंड जैसे ही वो डार्क वेब को एक्सप्लोर कर रहा था, वहाँ पर अलग अलग वेबसाइट्स को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने एक ऐसी वेबसाइट को डिस्कवर किया जहां पर एक लाइव स्ट्रीम देखने का ऑप्शन वहां पर दिया गया था, जिसको क्लिक करते ही वो किसी लाइव वीडियो के फ्रेम के अंदर जा चुका था। जैसे ही जेनसन उस वीडियो फ्रेम के अंदर पहुंचा तो काफ़ी ज़्यादा तालियां बजने लगी, क्लैपिंग साउंड्स आने लगी, बैलून पॉप्स की साउंड आने लगी एंड ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग उसका वेलकम करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जब ये सब हो ही रहा था, जब उसको ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशंस दी जा रही थी, तब अचानक से उसकी स्क्रीन पर लिखा आता है, यू आर द लकी विनर, यू जस्ट वॉन अ ब्रांड न्यू एयर कंडीशनर। ये सब देखने के बाद, ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद जेनसन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया था। लेकिन ऐसा जेनसन को अभी तक खास कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ में हो क्या रहा है। एंड क्योंकि वो एक वीडियो के फ्रेम में था तो काफी सारे लोग चैट के अंदर भी थे, जस्ट लाइक यूट्यूब के ऊपर जैसे कोई लाइव जा रहा होता है एंड चैट चल रही होती है, सेम इसी टाइप से जेनसन कुछ एक्सपीरियंस कर रहा था। एंड चैट के अंदर लोग बहुत ज़्यादा अपना ऐसे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे थे जेनसन को लेकर, जेनसन की विनिंग को लेकर। एंड अचानक से ही आउट ऑफ नोवेयर सारे लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, विच वॉज रियली रियली अनएक्सपेक्टेड ऑफ हिम। लेकिन जेनसन को पता था कि ऑब्वियसली उसने किसी ना ही चीज़ में कोई पार्टिसिपेट किया, ना कभी कोई ऐसी वेबसाइट या लॉटरी टिकट के ऊपर गया जहाँ पर उसको कोई प्राइज मिलने वाला था। तो उसने सीधा सीधा मना कर दिया कि नो, आई डोंट वांट योर एयर कंडीशनर, बट थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। उसके बाद जो इस सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पीछे जो स्ट्रीमर था, जो मेन स्ट्रीमर था, वो हंसते हुए बोला, उसने बहुत ही कामली जेनसन को रिप्लाई दिया, वेल इफ यू से सो देन वी आर ओके। एंड जेनसन भी अपना डार्क वेब के ऊपर और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। उसने बंद कर दिया टोर ब्राउजर को एंड सीधा सरफेस वेब पर जाकर यूट्यूब वीडियोस देखने की कोशिश करने लगा, जस्ट अपना टाइम पास करने के लिए ही। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फोरा के बारे में बताना चाहता हूँ। आपने एविएटर गेम के बारे में तो जरूर सुना होगा, इट्स रियली पॉपुलर। एंड डू यू नो, इस गेम को खेलने का द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज फोरा। आपको बस फोरा पर जाना है, यहाँ पर आपको डिपॉजिट करना है, जैसे मैंने यहाँ पर 1000 पॉइंट्स डिपॉजिट करे एंड उसके बाद में लेट मी शो हाउ टू प्ले। अभी मैंने गेम शुरू करी एंड प्लेन ऊपर जा रहा है एंड मैंने 2 स्लॉट्स बुक कर दिए 1000 पॉइंट्स के एंड 2 के ऑड्स पर मैंने कैश आउट बटन पे क्लिक किया एंड सी आई जस्ट वॉन 21 10 पॉइंट्स। सेकंड बार में मैंने 15 के ऑड्स पर कैश आउट किया एंड सी आई फ्रिकिंग वॉन 15,340 पॉइंट्स। एंड इन विनिंग्स को मैं इजीली विड्रॉ कर सकता हूँ ऑन फोरा, जैसा कि आप देख भी सकते हो यहाँ पर। तुम भी अगर एविएटर एंड उसके जैसी और अमेजिंग गेम्स खेलना चाहते हो तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू विजिट फोरा। इसका लिंक आपको मेरे पिन कमेंट में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड अगर आप मेरे लिंक से जाओगे तो आपको 200% एंड अप टू 30,000 तक का वेलकम बोनस देखने के लिए मिल सकता है। सो गुड लक ऑन फोरा। रात तक चीज़ें उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो गई थी एंड वो अभी तक अपने उस इंटरेक्शन को भूल भी चुका था। लेकिन फिर कुछ ही हफ्तों बाद उसके अपार्टमेंट की डोर बेल रिंग होती है एंड जैसे ही उसने अपने डोर बेल को खोला तो एक काफ़ी बड़ा सारा पार्सल उसके गेट के बाहर रखा गया था, जिसमें काफ़ी सस्ता सा एयर कंडीशनर भी मौजूद था। पहले तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि उसने तो ऐसा कोई ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया एंड डिलीवरी बॉय भी ऑर्डर रख कर फटाफट चला गया, तो उससे पूछ भी नहीं पाया कुछ। लेकिन फिर उसको अचानक से ये चीज़ क्लिक होती है कि हाँ, उस दिन मैं वो लाइव स्ट्रीम में जब गया था तो उन्होंने एक एयर कंडीशनर वगैरह का मेरे को कहा था कि मैंने विन किया है, बट एज सच मैंने उनको मना कर दिया था, तो आई डोंट थिंक कि ये उन्होंने ही भेजा होगा। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, ऐसे थॉट्स वगैरह उसके माइंड में चल रहे थे एंड एज सच उसको फर्क नहीं पड़ रहा था इन सब चीज़ों से। एंड इसी कारण से उसने उस पार्सल को अपने घर के अंदर फटाफट रख लिया था एंड अपना गेट लॉक कर दिया था। लेकिन जैसे ही उसने उस पार्सल को अंदर किया तो उसका माइंड फिर से अलग डायरेक्शन में चलने लगा। वो भी ये सोचने लगा कि उस स्ट्रीमर को, उस बंदे ने ही अगर ये चीज़ भेजी है तो उसको मेरा एड्रेस कैसे पता चला, क्या उसके पास मेरी बाकी की इन्फॉर्मेशन तो नहीं चली गई। ये सब चीजें सोचते हुए वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। बाद में जेनसन थोड़ा सा खुद को काम करता है, चीजों को भी थोड़ा कामली लेने की कोशिश करता है। लेकिन अब जेनसन सोच रहा था कि अब उसको ये चीज मिली गई है, इवन दो उसको जरूरत नहीं है, तो वो आगे इसको सेकेंड हैंड प्राइस के अंदर बेच देगा। तो उसने जैसे ही जब बॉक्स को खोला उस एयर कंडीशनर यूनिट को चेक करने के लिए, तो उसने एक चीज रियलाइज करी। उसे ऐसा लग रहा था एंड उसकी कंडीशन देखकर भी डेफिनेटली ऐसा लग रहा था कि वो एसी
यूनिट बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है पहले किसी ने। लेकिन जेंसन को यहाँ पर एक चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। उसने सोचा कि इस एसी यूनिट को उसके जो कार्डबोर्ड बॉक्स में जिसके अंदर वो आया था उसमें से निकाल कर इसकी पिक्चर्स लेकर मैं सेकेंड हैंड वेबसाइट पर डाल दूंगा, क्योंकि उसको तो इसकी नीड नहीं थी। लेकिन जैसे ही जेंसन ने उसको अपने कार्डबोर्ड बॉक्स से निकाला तो एसी के ब्रैकेट्स अचानक से टूट गए। एंड जैसे ही उसके ब्रैकेट्स टूटे तो एक बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग एंड फाउल सी स्मेल पूरे घर में फैलना शुरू हो गई थी। उसको पता चल गया था कि ये चीज इस एसी के अंदर से ही आ रही है। तो उसने सोचा कि फटाफट इसको वापस उस कार्डबोर्ड बॉक्स में रख के एक बार खोल कर देखे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जेंसन फटाफट अपना स्क्रू ड्राइवर किट लेके आया, उसने एसी को ओपन किया एंड जैसे जैसे वो ओपन कर रहा था तो उसने रियलाइज करी कि ये स्मेल बहुत ज्यादा बढ़ रही है एंड बेयरेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी वजह से वो एक सेफ्टी ग्लव्स एंड गैस मास्क जैसी चीज भी ले आया था ताकि वो इस स्मेल को ब्रीथ करता करता कहीं बेहोश ना हो जाए। जैसे ही जेंसन ने उस एसी की बॉडी को ओपन करा तो उस एसी की बॉडी के अंदर एक छोटा सा कार्डबोर्ड बॉक्स रखा हुआ था जिसके फ्रंट साइड के ऊपर एक स्माइली फेस रेड मार्कर से ड्रॉ करा गया था। एंड जैसे ही उसने उस बॉक्स को ओपन करा तो ऊपर सबसे पहले एक नोट रखा गया था। जेंसन ने उस नोट को देखने के बाद फर्दर उसको उठाकर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहा कि इस बॉक्स के अंदर, छोटे बॉक्स के अंदर क्या है। उसका हर ब्रेन सेल उसको यही कह रहा था कि नहीं, उसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। एंड वो ऐसा करता भी है। वो ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश नहीं करता, वो नहीं देखने की कोशिश करता कि इस छोटे बॉक्स में क्यों है। वो एसी को बाहर फेंकने की भी कोशिश करता है, लेकिन फेंकने से पहले वो एक बार ये सोचता है कि क्यों ना वो एटलीस्ट ये राज तो जान पाए कि वो फाउल सी स्मेल इस एसी में से क्यों आ रही थी एंड उसका पर्पस क्या था। लेकिन जैसे जैसे जेंसन उस एसी बॉडी की और ज़्यादा छानबीन कर रहा था तो जो साइड में उसने वो कार्डबोर्ड बॉक्स रखा हुआ था स्माइली फेस वाला, उसको देख देख कर वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जा रहा था कि इस नोट में लिखा क्या हुआ है। उसने पलट कर भी नहीं देखा था अभी तक। लेकिन फिर उसने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो बॉक्स वापस से खोला एंड उस नोट को रीड कर ही लिया। एंड उस नोट के अंदर लिखा हुआ था, आई गॉट यू एन एक्स्ट्रा प्रेजेंट अलॉन्ग साइड योर एयर कंडीशनर, एंजॉय। उस नोट को पढ़ने के बाद जैसे ही जेंसन ने उस नोट को हटाया तो उसने देखा कि एक टिश्यू के अंदर कोई चीज लिपटी हुई है। एंड जैसे ही जेंसन ने उस टिश्यू को अनफोल्ड करा तो उसके अंदर एक फिंगर, एक ह्यूमन की फिंगर कटी हुई पैक करके रखी गई थी। एंड वो एकदम फ्रेश ब्लड के साथ में ऐसा लग रहा था कि उसको प्रेजेंट करी गई है। एंड यहाँ पर ना मैंने आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताई जो कि अगर मैं स्टार्टिंग में बता देता तो शायद आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रहता अभी तक, या फिर शायद आप इतना रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन जेंसन के लेफ्ट हैंड की ये वाली फिंगर उसमें बहुत ज़्यादा डीप कट था जिसकी वजह से उसकी फिंगर को जो है कट करना पड़ गया था एक टाइम पर। एंड उसकी ये वाली फिंगर नहीं थी, उसकी ये वाली फिंगर बस इतनी ही सी थी। एंड द स्केरियस्ट थिंग इज जो फिंगर उस ट्रिमर ने या फिर जिसने भी जेंसन को भेजी है उस छोटे बॉक्स में डालकर, वो एग्जैक्टली उतने ही साइज की थी जितनी जेंसन्स के हैंड पर मिसिंग थी। ये नज़ारा देखने के बाद, उतना ज़्यादा ब्लड वगैरह देखने के बाद, वो कटी हुई फिंगर देखने के बाद जेंसन फटाफट अपने बाथरूम में भागा एंड ही स्टार्टेड वॉमिटिंग ऑल ओवर द प्लेस। इस चीज़ को नोटिस करने के बाद उसको अराउंड आधा घंटा पौना घंटा लग गया था अपने आप को काम करने में। एंड जैसे ही वो थोड़ा सा वापस रेडी हुआ उस जगह पर वापस जाने के लिए, उस एसी के आसपास वापस से उस चीज़ को उसके अंदर डालने के लिए एंड उसको बाहर फेंकने के लिए, उतने में ही उसने नोटिस करा कि वो जो फिंगर थी वो एग्जैक्टली उसकी स्किन तक भी जेंसन की स्किन से मैच कर रही थी। एंड ही वॉज लिटरली शॉक्ड कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, किसी को उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे मिल सकती है जबकि वो मिला भी नहीं है किसी डार्क वेब वाले पर्सन से। उसने जैसे तैसे करके, हिम्मत करके उन सारी चीज़ों को वापस उस छोटे बॉक्स में डाला एंड उसको अपने ट्रैश कैन के अंदर डाल आया। लेकिन बाद में जेंसन ने सोचा कि ट्रैश कैन एम्प्टी करने वाले जब आएंगे एंड उनको अगर ऐसी कोई चीज़ नोटिस हो गई तो वो एक बहुत ज़्यादा अजीब केस के अंदर फंस सकता है। सो उसने डिसाइड करा कि ये फिंगर वो जाकर अपने गार्डन एरिया में दफना आएगा। एंड जब वो दफना कर आया एंड वापस से उसने एसी की थोड़ी सी डीप डाइव डाउन करने की कोशिश करी तो उसको पता चल गया था कि वो फाउल स्मेल कहाँ से आ रही थी। एक्चुअली में एक बहुत ही छोटी सी बॉक्स के अंदर बहुत सारे टाइप के एसिड्स वगैरह से जो थे
वो डाले गए थे, जिनको अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम तक ब्रीथ कर लेता तो वो डेफिनेटली बेहोश हो जाता। एंड वो एसिड्स इस वजह से रिएक्ट करे क्योंकि जब जेनसन ने उस एसी को लिफ्ट अप करा तो वो अंदर काफ़ी ज़्यादा मिक्स वगैरह होने लग गए आपस में। एंड इन सारी चीज़ों के पीछे वो एसी, वो फिंगर, इस चीज़ के पीछे किसी का पर्पस क्या था वो आज तक भी उसको नहीं पता चला है। वो अभी तक भी बिलीव भी नहीं कर पाता कि उसके साथ उस दिन हुआ क्या। एंड उसको ये भी श्योर नहीं है कि क्या ये उस स्ट्रीमर ने ही भिजवाया है या फिर उस दौरान चैट पर जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से किसी ने ये हरकत करी है उसके साथ में। लेकिन व्हाट इफ आई से कि अभी भी स्टोरी खत्म नहीं हुई थी जेनसन की। एसी की जो सेंसर यूनिट वाली जगह थी वहां पर एक छोटा हिडन कैमरा भी लगाया गया था। एंड वो जेनसन को बाद में एकदम एंड में जब उसको फेंकने जा रहा था तब नोटिस हुआ। एंड उसने देखा कि वो जो हिडन कैमरा था वो ऑन था, उसमें ग्रीन लाइट जल रही थी, जिसका मतलब ये सारी चीजें जितनी भी विटनेस करी होंगी किसी ने वो लाइव चल रही थी। उसने वो कैमरा तो प्रॉपरली डिस्ट्रॉय ही कर दिया अपने शूज से। एंड अंदर जाकर कमरे में थोड़ी गहरी सांस ली, खुद को काम किया वापस से। एंड इस दिन को जस्ट एक बुरा दिन कहकर पूरा इग्नोर करने लगा। लेकिन जब मैंने स्टोरी ये फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तो काफी मेरे को अलग सी लगी एंड आई वांटेड टू शेयर इट विद यू गाइस। लाइक आप देख रहे हो कि डार्क वेब की नॉर्मल सर्फिंग भी कभी कभार कितनी ज़्यादा क्रीपी साबित हो सकती है। सो ऑलवेज बी अवेयर। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो जाना ही मत। आई डोंट थिंक आपने ऐसी कोई स्टोरी पहले कभी सुनी होगी। ये स्टोरी सूजन नाम की एक लेडी की है जो कि अराउंड 33-34 ईयर ओल्ड की थी उस टाइम पर। एंड ये स्टोरी आज से करीब 12 साल पुरानी है। सूजन एक बहुत ज़्यादा इंटरनेट एडिक्ट थी एंड उनको ऑनलाइन वेबसाइट पर गेम्स वगैरह खेलने का बहुत शौक था। आप लोगों को भी डेफिनेटली याद होगा वो एरा जब हम मिनी क्लिप जैसी वेबसाइट्स के ऊपर जाके ऑनलाइन गेमिंग किया करते थे। सूजन जो थी एक मैथ्स की टीचर थी जो अपने स्कूल रूटीन से फ्री होते ही घर पर आते ही वीडियो गेम्स वगैरह ऑनलाइन खेलना शुरू कर देती थी। एंड एज यूजुअल अपने हर दिन के रूटीन के जैसे वो जैसे ही स्कूल से वापस आई तो उन्होंने अपना कंप्यूटर ऑन करा एंड इस बार उन्होंने कुछ न्यू वेबसाइट्स को सोचा कि एक्सपीरियंस करेंगी एंड कुछ नई गेम्स ट्राई करेंगी। एंड उनको एक ऐसी वेबसाइट मिल भी जाती है जो उन्होंने पहले कभी विजिट नहीं करी थी। लेकिन जब उन्होंने उस वेबसाइट को विजिट करा तो वो समझ गई थी, वो चीज़ रियलाइज कर लेती हैं कि मे बी किसी नौसिखिए ने इस वेबसाइट को बनाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बग्स थे उस वेबसाइट में एंड वो फ्रीज कर रही थी, ढंग से चल भी नहीं रही थी। तो इसलिए उन्होंने उस वेबसाइट को छोड़कर एक और ऐसी ही वेबसाइट को ढूंढा जो कि काफ़ी अच्छी चल रही थी कंपैरेटिवली टू द प्रीवियस वन। एंड उस वाली वेबसाइट को ढूंढने के बाद वो वहाँ पर डिफरेंट टाइप की गेम्स वगैरह एंजॉय करने लग जाती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बाद वो थोड़ा बहुत बोर होना शुरू हो गई थी एंड जो गेम्स वहाँ पर मौजूद थी उनसे वो एडिक्ट नहीं हो रही थी, उनको इतना एंटरटेनिंग नहीं लग रही थी वो सारी वीडियो गेम्स। इसलिए उन्होंने अपने कंप्यूटर की सर्च बार में टाइप किया आई वॉन्ट टू प्ले कूल नॉट बोरिंग गेम्स। एंड ये सर्च करने के बाद एक अलग सी ही वेबसाइट शो अप होने लग जाती है जो कि सरफेस वेब की ही वेबसाइट थी। लेकिन उस वेबसाइट का नाम था डेथ गेम्स। जस्ट इतना ही। उन्होंने क्यूरियोसिटी में डेफिनेटली उस लिंक को ओपन करा क्योंकि नाम से वो थोड़ी बहुत एक्साइटेड भी हो रही थी एंड थोड़ी बहुत कंफ्यूज भी हो रही थी कि ऐसे नाम की वेबसाइट उन्होंने कभी नहीं देखी पहले। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करा तो उनकी पूरी स्क्रीन पूरी तरह ब्लैंक हो चुकी थी। एंड अपने कंप्यूटर के ऊपर सारी कीज दबाने के बाद, हर टाइप का कमांड देने के बाद भी जब कुछ नहीं हो रहा था तो थोड़ी ही देर में उनकी स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज पॉप होना शुरू होने लग जाता है। एंड सूजन इस टाइम तक इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि उनकी हार्ट बीट्स उनको खुद सुनाई दे रही थी। एंड जैसे ही उन्होंने उस पॉपअप नोटिफिकेशन पर क्लिक किया जो कि बहुत छोटा सा ही था लेकिन उनका कर्सर सिर्फ वहीं पर ही जा रहा था और कहीं जा ही नहीं रहा था, तो उन्होंने मजबूरन जैसे ही उसको क्लिक करा तो क्लिक करते ही उनकी पूरी स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज पॉपअप होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था हे बेबी डू यू वांट टू सी समवन डाई इन रियल लाइफ। एंड वहां पर क्वेश्चन मार्क तो दिखाया गया था इस क्वेश्चन के बाद, लेकिन वहां पर यस या नो का कोई आंसर नहीं था, सिर्फ एक कंटिन्यू का टैब था जिसके ऊपर उन्हें क्लिक करना ही पड़ता है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद सूजन बहुत ज्यादा ऑलरेडी डर तो चुकी थी लेकिन उनको और कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा था। एंड तभी स्क्रीन पर लिखी गई चीजें बहुत ज्यादा चेंज होना शुरू हो जाती हैं। इस बार एक मैसेज फिर से आता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था व्हाट हैपेंड, इट्स जस्ट अ गेम, डोंट बी सो स्केयर्ड। एंड थोड़ी देर तक इन सब चीजों के ऊपर सोचने के बाद वो फाइनली उस पॉपअप के क्लिक बटन पर प्रेस कर देती हैं। एंड तभी वहां पर एक एनिमेशन टाइप चीज शुरू हो जाती है जिसके अंदर दो कैरेक्टर्स थे, एक मैन
एंड वन वुमेन। जो मैन था उसको एज अ बैंक रॉबर शोकेस किया गया था उस एनिमेशन के अंदर, एंड जो वुमेन थी उसको एक चेयर पर उन्होंने बिठाया हुआ था एंड वो बहुत ज़्यादा डरी हुई हालत में दिख रही थी। इतने में उस एनिमेशन के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, क्योंकि जो वो मैन था जो शोकेस किया जा रहा था वो उस बैठी हुई वुमेन की तरफ अपना मुंह कर लेता है, एंड सूजन को वो एनिमेशन देखने पर अब इस टाइम पर ये लग रहा था जैसे ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं। एंड जब वो एनिमेशन चल ही रही थी तो इतने में एक और पॉपअप होता है सूजन के विंडोज कंप्यूटर के ऊपर, जिसके ऊपर इस बार लिखा हुआ था कि क्या तुम इस लड़की को मरते हुए देखना चाहते हो? डू यू वांट टू सी हर डाई? एंड ये जो पॉपअप था इस बार वो कोई टेक्स्ट पॉपअप नहीं था, वो पॉपअप होते ही किसी की बहुत ज्यादा क्रीपी वॉइस सूजन को सुनाई दे रही थी अपने हेडफोन्स के अंदर से। लेकिन इस बार उस वॉइस मैसेज के बाद सूजन के स्क्रीन पर 2 बटन्स अवेलेबल होते हैं, 2 क्लिकेबल बटन्स अवेलेबल होते हैं। इसके अंदर एक में लिखा हुआ था यस एंड एक में लिखा हुआ था सिंपली नो। एंड जब यस एंड नो का ऑप्शन सूजन के जस्ट सामने था तो एक और वॉइस मैसेज अपीयर होता है, जिसके अंदर सामने वाला ऑपरेटर सूजन को कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो कि आगे होने क्या वाला है, तो फटाफट यस पर क्लिक करो, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते। एंड वैसे भी कुछ डरने की बात नहीं है, ये जस्ट एक एनिमेशन गेम है एंड इसके एंड होने पर तुम्हें एक बहुत ज़्यादा ऐसा अच्छा मैसेज मिलेगा जो तुम्हें पूरी लाइफ तुम्हारे काम आएगा। एंड ये सब सुनने के बाद सूजन भी थोड़ा बहुत जो है अब कन्विंस हो चुकी थी कि उसे यस पर क्लिक कर देना चाहिए, एंड वो कर भी देती है। एंड जैसे ही सूजन ने यस पर क्लिक करा तो वो एनिमेशन फिर से स्टार्ट हो चुकी थी, जिसके अंदर उस बैंक रॉबर ने, उस मैन ने अब एक बुचर एप्रन पहना हुआ था, ना कि एक बैंक रॉबर वाली ड्रेस। एंड अब उस बुचर वाले पर्सन के पास बहुत सारे टूल्स भी दिखाए जाते हैं, लाइक बहुत सारे बड़े बड़े नाइफ्स थे, उसके पास रेंच था बहुत बड़ा, एंड उसके जैसे ही बहुत सारे हैवी मेटल वाले टूल्स भी उसके पास थे, जिनका यूज़ करके वो उस लड़की को, जो कि उस चेयर पर ही बैठी हुई थी डरी हुई स्टार्टिंग से ही उस एनिमेशन के, उसको मार देता है, बहुत ज़्यादा ब्रूटली मार देता है। एंड एनिमेशन में जो ब्लड था वो एनिमेटेड नहीं लग रहा था, वो थोड़ा रियल लग रहा था सूजन को देखने में। एंड जब वो बुचर्ड ड्रेस्ड पर्सन उस लेडी को टॉर्चर कर रहा था मारते हुए, तो उसकी स्क्रीमिंग साउंड्स भी सूजन के हेडफोन्स में बहुत ज़्यादा क्लियरली सुन रही थी। एंड वो स्क्रीमिंग साउंड्स भी किसी वीडियो गेम का नज़ारा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे कोई रियल लेडी सही में चिल्ला रही हो। सूजन ये सब देखने के बाद अब बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ नॉट। लेकिन ये सब सोचते वक्त वापस से सूजन के पीसी के ऊपर एक पॉपअप नोटिफिकेशन आती है, एंड ये वाली नोटिफिकेशन भी एक वर्बल नोटिफिकेशन थी, जिसके अंदर वो ऑपरेटर सूजन को कहता है wasn't that fun? Want to see something more like this? एंड जब वापस से सूजन के पास yes and no का ऑप्शन आता है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि what she was doing, like क्या कोई सच में तो हर्ट नहीं हो रहा है उसकी वजह से। लेकिन इतने में ही सामने से फिर से वो वॉइस ऑपरेटर बोलता है कि आई नो यू वॉन्ट टू सी समथिंग लाइक दिस अगेन, आई प्रॉमिस यू दिस इज जस्ट एन एनिमेशन एंड यू विल गेट अ रियली ग्रेट मैसेज फॉर योर एंटायर लाइफ आफ्टर दिस। तो सूजन ने उसकी बातों में फिर से आकर यस पर क्लिक कर दिया, एंड इस बार एनिमेशंस पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। इस बार 2 मेन्स वर देयर इन द स्क्रीन। एक जो मैन था उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजनेस क्लास जैसे पर्सन की तरह ड्रेस आउट किया हुआ था, एंड एक जो मैन था उसने अपने आप को फॉर्मली ड्रेस आउट किया हुआ था। एंड जो फॉर्मली ड्रेस्ड पर्सन था उसके हाथों को बांधकर एक बड़े से वाटर टैंक के ऊपर जो है बिठाया गया हुआ दिखाया जाता है। एंड तभी वहाँ पर जो पर्सन टक्सीडो के अंदर ड्रेस्ड अप था वो एक बोर्ड का साइन उठाता है, जिसके अंदर लिखा हुआ था डू यू वांट टू सी हिम डाई टू, क्लिक येस और नो। एंड ऑब्वियसली सूजन उस ऑपरेटर की बातों में तो आ ही रखी थी इतने टाइम से, तो उसने इस बार भी येस पर क्लिक कर दिया। एंड येस पर क्लिक करते ही एक नई एनिमेशन शुरू होती है, जिसके अंदर वो टक्सीडो ड्रेस्ड पर्सन उस बंधे हुए पर्सन को एक बहुत ही ऊंची वाटर टैंक वाली हाइट से नीचे धक्का दे देता है। लेकिन सम उस वाटर टैंक से गिरने के बाद भी उस एनिमेशन में ये दिखाया जाता है कि वो आदमी जिंदा ही था, वो पूरी तरह मरा नहीं था, लेकिन उसके दोनों हाथ निकल चुके थे उसकी बॉडी से। एंड ऐसा लग रहा था एनिमेशन में देखकर कि जैसे किसी ब्लेंडर से उसके हाथों को ब्रूटली कट करा गया हो। लेकिन इसके बाद उस एनिमेशन में वापस से कुछ चेंजेस होती हैं, जिसके अंदर वो टक्सीडो ड्रेस्ड पर्सन सूजन को सॉरी बोलता है ये कहते हुए कि दैट ही फेल्ड इन हिज मिशन, लेकिन डोंट वरी, अब जो चीज़ वो उसके साथ करेगा उसको देखने के बाद तुम्हें और ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड व्हाट दैट पर्सन इन एनिमेशन डू इज़ कि वो अपनी कार के अंदर से एक एलिगेटर निकालता है एंड उस एलिगेटर को उस पर्सन के सामने छोड़ देता है जो कि बंधा हुआ था कुछ टाइम पहले, लेकिन अब
ऑलमोस्ट डेड है, लेकिन वो जो एलिगेटर था बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था एंड उसने नहीं छोड़ा उसको, लाइक वो ख़त्म कर चुका था उस पर्सन को एकदम। एंड उसके बाद फिर से एनिमेशन उस टक्सीडो ड्रेस्ड पर्सन की तरफ कट होती है एंड वो बोर्ड उठाकर वापस से सूजन को ये चीज़ दिखाता है कि आई होप दैट यू आर हैप्पी नाउ। एंड ये सारे प्रोसेस के बीच में दोनों एनिमेशंस में दैट गर्ल वन एंड दिस मैन वन ऑल्सो, सूजन को वो सारी स्क्रीम सुन रही थी, वो सारी क्राइंग साउंड सुन रही थी जो वो पर्सन निकाल रहा था एनिमेशन के अंदर। एंड ए क्राइंग साउंड, आई एम टेलिंग यू अगेन कि सूजन को ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा रियल है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग वॉज कि ये सब कुछ रियल ही था, क्योंकि जस्ट सेकंड एनिमेशन देखने के बाद सूजन के सामने एक मैसेज फिर से अपीयर होता है, वॉइस मैसेज फिर से अपीयर होता है कि आई टोल्ड यू ना दैट यू विल लर्न समथिंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एंड वो मैसेज ये था कि जस्ट बिकॉज ऑफ योर सिली डिसीजंस एंड ट्रस्ट ऑन अनट्रस्टेबल पर्सन वी लॉस्ट 2 ब्यूटीफुल पीपल फ्रॉम दिस वर्ल्ड। एंड ये सारी जिम्मेवारी तुम्हारी है, तुम्हारे कारण ही वो लोग आज इस दुनिया में नहीं है, तुम ही हो जिन्होंने उसको मारा है। सूजन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सूजन खुद बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी इस टाइम पर। लेकिन जब सूजन रो रही थी तब उसके स्क्रीन के ऊपर जो एनिमेशन चल रही थी वो धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रही थी एक रियल लाइफ वीडियो के अंदर। जो सेकंड एनिमेशन थी जो ऑलरेडी चली रही थी सूजन के स्क्रीन के ऊपर, पहले तो धीरे धीरे वो ट्रांजिशन होने लगती है एक रियल लाइफ वीडियो में। एंड इसके कुछ ही देर बाद सेकंड एनिमेशन, जो कि फर्स्ट एनिमेशन देखी थी सूजन ने, वो भी धीरे धीरे ट्रांजिशन होने लगती है। एंड ये सारा नज़ारा देखने के बाद सूजन समझ गई थी कि ये सब चीज़ें असली में हुई हैं, IRL हुई हैं एंड उसके बिल्कुल आंखों के सामने ही हुई हैं। एंड सूजन भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट के अंदर चली गई थी कि ये सारी चीज़ें उसकी वजह से ही हुई हैं, बिकॉज उसने उस ऑपरेटर की बातों में आकर दोनों बार येस पर क्लिक करा था। लेकिन ये सारी चीज़ें देखने के बाद सूजन को लास्ट एक और मैसेज आता है, डू यू वांट टू वॉच समथिंग लाइक दिस अगेन। लेकिन इस बार सूजन बारी बार 9 पर क्लिक कर रही थी, लगातार करे जा रही थी डर के मारे। पर सूजन ने इस बार एक गलती कर दी थी, उसने वो वॉइस मैसेज पूरा सुना ही नहीं था, पहले ही अपने माउस से इंटरफेयर कर दिया था बीच में। एंड जब उसने 9 पर क्लिक करा तो उसका पीसी एकदम शट डाउन हो गया। लेकिन फिर अचानक से सूजन के फोन पर एक मैसेज आता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था, यू शुड हैव लिसन्ड टू दैट वॉइस मैसेज वेरी क्लियरली बट डोंट वरी, आई एम गिविंग यू अ सेकंड चांस। एंड उस मैसेज के अंदर एक ऑडियो फाइल थी जिसको वापस सुनने के बाद सूजन ये रियलाइज करती है कि कितनी ज्यादा बड़ी मिस्टेक उसने कर दी है, क्योंकि उसके अंदर ये चीज बोली गई थी कि डू यू वांट टू सी समथिंग लाइक दिस अगेन, इफ यू प्रेस नो यू विल बी द पर्सन हु विल बी हैंग्ड नेक्स्ट टाइम। एंड उसके बाद सूजन को 3 ऑप्शंस दिए गए, इस बार 2 की जगह। फर्स्ट वन वाज यस, सेकंड वन वाज नो एंड थर्ड वन वाज आई वॉन्ट टू मीट यू। एंड सूजन ने अपने सेकेंड चांस के अंदर येस वाले बटन को क्लिक किया, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि एटलीस्ट वो तो सेफ रहे इन सारे लोगों से। एंड येस वाला मैसेज रिप्लाई करते ही अपने फ़ोन के थ्रू उसका पीसी भी अपने आप वापस से एकदम नॉर्मल हो जाता है। एंड जो जो चीज़ें उसने एक्सपीरियंस करी थी वो सारी चीज़ें, वो सारा डाटा, वो सारी हिस्ट्री उसके ब्राउज़र में कहीं पर भी शो नहीं हो रही थी। बट सूजन को एक बार के लिए रिलीफ मिल रहा था कि एटलीस्ट वो तो इन सब चीज़ों से निकल पाई। लेकिन सूजन को इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि मे बी उसके एक और येस की वजह से ये लोग किसी और की भी लाइफ ले लेंगे जस्ट अपने मज़े के लिए। इस सारे इंसिडेंट्स के बाद सूजन ने ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर गेम्स खेलना वगैरह एकदम छोड़ दिया था। वो जब भी ऐसा करने की सोचती थी उससे ये वाले दिन के नाइटमेयर्स आना शुरू हो जाते थे। एंड वो लोग कौन थे, वो पर्सन, वो ऑपरेटर कौन था, आज तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड ना ही कभी सूजन ने किसी पुलिस अथॉरिटी को अपनी ये कहानी बताई है, क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको बिलीव कर पाना किसी भी नॉर्मल लाइफ ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, अनलेस एंड अनटिल वो खुद ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करे। ऑब्वियसली मैं तो आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ एंड इस वीडियो में भी बोलूँगा कि डार्क वेब एक बहुत ज़्यादा क्रीपी जगह है। एंड इट डजेंट मैटर कि आप डार्क वेब पर हो या नहीं, आपके साथ ऐसी चीज़ें कहीं पर भी हो सकती हैं, तो डेफिनेटली केयरफुल जरूर रहना। जिस पर्सन की ये स्टोरी है उसके POV में मैं आपके साथ में ये स्टोरी शेयर करना चाहूंगा ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग लगे। एंड जिस पर्सन की ये स्टोरी है उनका नाम मैं इस वीडियो के एंड में रिवील करूंगा, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ में जरूर बने रहना।
मेरा जो बिलीफ था डार्क वेब को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, लेकिन एक दिन सर्फ करते करते मैं रैंडमली डार्क वेब को एक्सप्लोर करने का मन बना लेता हूँ एंड मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा उसको डीपली एक्सप्लोर करने की कोशिश भी करी। मेरे जितने भी दोस्त एंड जितने भी आसपास के लोग जिनको मैं जानता था जो डार्क वेब यूज़ करते थे, उन्होंने मेरे को बताया कि वो रैंडमली ही किसी ना किसी वेबसाइट के ऊपर डार्क वेब पे आने के बाद चले जाते थे एंड उनको लिंक्स वगैरह जो है एक वेबसाइट पे मिलते थे वो दूसरी पे चले जाते, दूसरी पे मिलते थे तीसरी पे जाके, तो ऐसे कर करके एक चेन बन जाती थी जिसको लीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। एंड ऐसे ही एक दिन मैं भी एक चेन के अंदर फंस गया था एंड डार्क वेब के अंदर काफ़ी ज़्यादा डीपली फंसता हुआ जा रहा था। एंड डार्क वेब का ये लूप मेरे को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव सा भी फील हो रहा था। नॉर्मली डार्क वेब को यूज़ करने के लिए प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज़ करना पड़ता है एंड मैं भी डेफिनेटली ऐसा ही कर रहा था। एंड डार्क वेब का यूज़ करते करते मैं तो इवेंचुअली मुझे लगता है कि मैं डीप वेब तक भी इवन पहुंच गया था, क्योंकि मेरे को कुछ ऐसी वेबसाइट्स मिली थी जहां पर मैं ड्रग्स खरीद सकता था, जहां पर मैं गन्स खरीद सकता था एंड इवन फ्रेंड्स कुछ ऐसी इलीगल चीज़ें भी मेंशन थी जो कि अगर मैं वीडियो में बोल दूंगा तो शायद यूट्यूब इस वीडियो को एज रिस्ट्रिक्ट वगैरह कर दे एंड मेरे को बहुत ज़्यादा इश्यूज भी हो सकते हैं। वेल एनीवेज मेरा ये दिन खत्म हो गया था एंड कुछ दिनों के बाद में मैं एक रेडिट के ऐसे थ्रेड के ऊपर गया जहां पर से मेरे को इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल बहुत ही ज़्यादा वियर्ड स्टफ के बारे में पता चलने लगा। एंड उन रेडिट थ्रेड्स के अंदर कुछ क्रेजी लोगों ने ऐसे ही रैंडम अनियन लिंक्स को भी स्प्रेड किया हुआ था विच वॉज रियली डेंजरस अगर हम गहराई से देखें तो। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी कर देता हूँ। वो लिंक्स मुझे लग तो नहीं रहा था कि मेरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जब मैं उस थ्रेड के ऊपर था तो मेरा ध्यान बारी बार उनके ऊपर जा रहा था एंड मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा था अपना उन लिंक्स के थ्रू एंड मैं काफ़ी ज़्यादा बोर भी फील कर रहा था उस दिन में, क्योंकि मेरे पास और कोई काम करने को ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन लिंक्स को एक्सप्लोर करके एक बार और क्यों डार्क वेब को एक्सप्लोर ना करा जाए। उस रेडिट वाले थ्रेड के अंदर जो पहला लिंक मैंने ओपन करा था वो एक डार्क वेब के ब्लैक मार्केट वेबसाइट की थी जहां पर बहुत ही अलग अलग टाइप की गन्स अवेलेबल थी जिनको मैं बहुत अच्छे दामों के अंदर भी खरीद सकता था। उस वेबसाइट के ऊपर इवन एक टैब ऐसा भी था जहां पर से तुम बहुत ही कीमती चुराई हुई चीजें भी इवन खरीद सकते थे बोली लगाकर। वो वेबसाइट को एक्सप्लोर करने के बाद मैं जैसे ही उस वेबसाइट को लीव करने वाला था इतने में ही वहां पर मेरे को एक पोस्ट दिखाई देता है एंड वो जो पोस्ट पॉपअप हुआ था वो मेरे को देखने में ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरे लिए हुआ है, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ था फ्री जस्ट फॉर यू एंड ये पढ़ते ही मैंने उसके ऊपर फटाफट से क्लिक कर दिया। उस पोस्ट को क्लिक करने के बाद मैं समझ गया था कि ये पोस्ट शायद मेरे लिए ही स्पेशली इस वेबसाइट के ऊपर से आया हुआ था एंड उस पोस्ट ने मेरे को एक ऐसे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया था जो कि पूरा वाइट ब्लैंक सा था एंड वहां पर सिर्फ एक लिंक मेंशन था एंड उस लिंक के ऊपर जब मैंने वापस से क्लिक करा तो एक farm.zip नाम की एक फाइल डाउनलोड होने लग गई थी एंड रात के इस टाइम पर करीब 2 बज चुके थे एंड मैं बहुत ही ज़्यादा बोर फील कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ये सेंस हो रही थी कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ या फिर जो चीज़ मेरे साथ में होने वाली है वो कुछ अच्छी तो डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कभी कभार दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ कि इवन दो हमें सेंस आ जाती है कि शायद जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन जो चीज़ एक बार हम शुरू कर दें पता होने के बावजूद भी कि वो गलत है, हम उसको ख़त्म करे बिना उठते ही नहीं है, हमारा फोकस वहाँ से जाता ही नहीं है। एंड एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, मैं ये जानते हुए भी कि ये सब चीज़ें शायद यहाँ पर नहीं होती हैं एंड मेरे साथ में कैसे हो रही हैं ये सब चीज़ें जस्ट फॉलो कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद के ही माइंड से हिप्नोटाइज हो रहा हूँ। एक अच्छी चीज़ जो एटलीस्ट मैंने यहाँ पर करने की ट्राई करी वो ये थी कि जब वो farm.zip नाम की जो फाइल डाउनलोड हुई थी मैंने उसके ऊपर अपना विंडोज़ का एंड अपने इवन जो एक्सटर्नल मैंने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाला हुआ था उससे भी 2 बार अच्छे से स्कैन करा वायरस इसके लिए, लेकिन वो फाइल एकदम क्लीन थी। तो यहाँ पर मेरा डर थोड़ा सा ख़त्म हुआ कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही अजीब सोच रहा हूँ, इतना कुछ भी स्केरी नहीं होने वाला है। उस जिप फाइल को जैसे ही मैंने अनआर्काइव करा तो उसके अंदर बहुत ही सारी रैंडम फोटोज एंड वीडियोस वगैरह थी एंड उनमें से ही एक वीडियो थी जिसका टाइटल था benamine.avi एंड ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सा टाइटल था एंड ऐसे टाइटल की कोई वीडियो मैंने पहले अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखी थी। मेरे को थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने उस वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया एंड उस वीडियो के अंदर एज सच कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रीपी नहीं था एंड ना ही कुछ ज़्यादा खास था। जस्ट एक बच्चा खड़ा हुआ था एक फ्रेम के अंदर एक बनाना सूट पहने हुए एंड 4 मिनट तक बस यही चलता रहता है, कोई एज सच इमोशन भी नहीं होता है इस वीडियो में कुछ खासा। लेकिन ये वीडियो खोलने के बाद मैंने सोचा कि वाई नॉट इस फोल्डर को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करा जाए एंड उस वीडियो को देखने के बाद मैंने सोचा कि एक
एक दो फोटोज़ भी मेरे को देख लेनी चाहिए। तो उसमें से एक फ़ोटो थी steven.jpg करके, एंड मैंने उसको भी ओपन कर लिया था। एंड इस फोटो को जब मैंने ओपन करा तो मैंने कुछ ना कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करा था, एटलीस्ट फ्रॉम द प्रीवियस फाइल वी जस्ट ओपन। लेकिन इस पिक्चर के अंदर एक नॉर्मल सा पर्सन अपने कंप्यूटर स्क्रीन को बस देखे जा रहा था, एंड मैं यहाँ पर वापस से काफ़ी ज़्यादा बोर फील कर रहा था, क्योंकि दिस वॉज जस्ट लाइक फीलिंग टाइम पास टाइप चीज़, या फिर टाइम वेस्ट जैसी चीज़ भी हम कह सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें नोटिस करने के बाद मेरे को कुछ ज़्यादा उम्मीद रह नहीं गई थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि बस कोई मेरे साथ में अजीब सा मजाक करने की कोशिश कर रहा है, या डार्क वेब का कोई पर्सन जानबूझकर मेरा टाइम वेस्ट करवाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ये जो वीडियो देख रहे हो आप, ये तो है डार्क वेब की वीडियो, लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग हॉरर वीडियोज़ या फिर हॉरर स्टोरीज जो कि आप लोग ही मेरे साथ में शेयर करते हो, एंड मैं उनको बहुत ही ज़्यादा क्रीपी वे में नरेट करने की कोशिश करता हूँ, एंड मे भी बहुत सारा ऐसा हॉरर कंटेंट जो कि माउंट साइडर पर आप मिस करोगे, उसके लिए मैंने एक अलग चैनल बनाया है माउंट ब्लैक करके। एंड ये जो चैनल है ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को पसंद आने वाला है, एंड जितने भी लोगों ने इसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपना सपोर्ट दिखाया है उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ भी रहा है। लेकिन मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर पिन कमेंट के अंदर मैंने माउंट ब्लैक चैनल का जो है अपने लिंक दिया हुआ है। एक बार उनकी वीडियोस को देखो, ईयरफोन्स वगैरह सब बढ़िया से लगा कर देखो, एंड यू विल डेफिनेटली इंजॉय द हॉरर क्वालिटी जो कि वहाँ पर मैं दे रहा हूँ। बहुत ही जल्दी उस चैनल पर जो है 10,000 सब्सक्राइबर्स आपको करवाने हैं, एंड वो जो कॉन्टेंट वहाँ पर आपको मिल रहा है वो भी एक बार अच्छे से देख कर चाहो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, पूरी तसल्ली करके सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन जाओ एक बार डेफिनेटली लुकआउट जरूर करो माउंट ब्लैक को। हालांकि मैंने फिर भी सोचा कि क्यों ना एक क्विक लुक इस पूरी फाइल्स वगैरह के ऊपर दे दी जाए, तो इसी वजह से मैं फोटोज़ वाले फोल्डर के अंदर वापस गया, एंड मैंने देखा कि जैसे स्टीवन नाम का पर्सन यूज़ करा गया था उस पिक्चर के अंदर, वैसे ही डिफरेंट नेम हर पिक्चर के लिए आइडेंटिफाई करके यूज़ करा गया है। लेकिन कोई भी रैंडम पिक्चर ही क्यों ना मैं खोल रहा था, उसके अंदर जस्ट एक पर्सन अपने घर का रेगुलर डेली काम कर रहा है, एंड बस दैट्स इट, और कुछ खास होता ही नहीं था फोटो के अंदर। लेकिन ना इन फोटोज़ के अंदर कुछ ऐसी फोटोज़ भी थी जिसके अंदर कोई पर्सन अपनी बुक्स को सेट कर रहा है, कोई अपने कंप्यूटर को क्लीन कर रहा है, कोई किसी स्टोर के आगे से जा रहा है। एंड इन फोटोज़ को देखकर ऐसा डेफिनेटली नहीं लग रहा था कि ये कोई स्टॉक मीडिया वगैरह है, ये रियल लाइफ फोटोज़ लग रही थी किसी रैंडम पीपल की जिनको मैं तो ऑब्वियसली नहीं जानता हूँ। एंड ये पिक्चर्स देखकर मेरे को एक ऐसी भी क्रीपी फीलिंग आ रही थी कि जितने भी सब्जेक्ट्स इन फोटोज़ के अंदर हैं उनको ये चीज़ नहीं पता है कि उनको कैमरा में कैप्चर करा जा रहा है। इतना सब कुछ देखने के बाद मैं फोटोज वाले फोल्डर से बाहर आया एंड वीडियोस वाले फोल्डर के अंदर गया। कुछ रैंडम वीडियोस मैंने खोली तो मैंने देखा कि किसी के अंदर कुछ बच्चे दिखाए गए हैं जो कि स्कूल की तरफ जा रहे हैं। एक और वीडियो खोली तो उसके अंदर जस्ट एक रैंडम नॉर्मल सा पर्सन अपने सोफा काउच के ऊपर बैठकर न्यूज़पेपर रीड कर रहा था। एंड फिर ऐसे करते करते मैं goodnight.mp4 नाम के एक वीडियो के ऊपर भी पहुंच गया था, जिसको जब मैंने ओपन करा तो उसमें 7-8 साल के 2 बच्चे थे जो कि ब्रश कर रहे थे, उन्होंने पजामाज वगैरह डाले हुए थे। एंड ये वीडियो देखकर भी मेरे को डेफिनेटली वही फील आ रही थी कि इन बच्चों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल 1% भी आइडिया नहीं है कि इनको रिकॉर्ड करा जा रहा है, वो भी इतना ज्यादा करीब से। मे बी शायद बहुत ज्यादा जूम करके ये वीडियो बनाई गई हो। एंड ये वीडियो अब्रप्टली तब एंड होती है जब ये बच्चे ब्रश वगैरह करके अपने बेड पर नहीं चले गए थे सोने के लिए। एंड एक और हॉरेंडस चीज तो ये है कि ये जो वीडियो थी goodnight.mp4 ये अराउंड 9.5 घंटे के आसपास थी, जिसमें से 9 घंटे तो सिर्फ इन बच्चों को सोता हुआ ही दिखाया गया है। मैं डेफिनेटली बिल्कुल भी 9 घंटे तक किसी 2 बच्चों को सोता हुआ तो देखने वाला नहीं था, तो मैंने उस वीडियो को बंद करा एंड मैं एक और वीडियो की तरफ पहुंचा जिसका नाम था payment.mp4, जिसमें एक मिडिल एज पर्सन दिखाया गया है जो कि रात के समय में नॉर्मल आफ्टर मील वॉक टाइप ले रहा लग रहा था। एंड ये जो ओल्ड पर्सन था ये भी डेफिनेटली एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ही लग रहा था। एंड इनको भी ऑब्वियसली नहीं पता था कि ही वॉज बीइंग रिकॉर्डेड। एनीवेज इस वीडियो के अंदर वॉक करते करते जो ओल्ड मैन था ये अपने रास्ते में आ रही एक टीनेज गर्ल को रोककर उससे बात करना शुरू कर देता है। एंड जब ये बात करना शुरू करता है तो कुछ आवाज़ तो सुनाई दे रही थी वीडियो में, लेकिन वो डेफिनेटली ना ही हियरेबल थी अच्छे से, ना ही अंडरस्टैंडेबल थी। लेकिन जिस लड़की को इस ओल्ड मैन ने रोका था इस वीडियो के अंदर, वो कुछ देर इससे चिट चैट करने के बाद बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल दिखना शुरू हो जाती है। एंड उसका फेस रीड करके मैं ये समझ पा रहा था कि ये चाहती है कि बस फटाफट यहाँ से कैसे ना कैसे करके भाग जाए। लेकिन ये वीडियो अभी तक की मेरे लिए सबसे ज़्यादा हॉरिफाइंग वीडियो थी, क्योंकि जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मैं
देख पा रहा था कि चीज़ें रैंडमली ही बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो रही थी उस ओल्ड मैन के लिए, क्योंकि अचानक से ही वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर होना शुरू हो गया था उस रैंडम गर्ल के ऊपर। एंड उसने उस लड़की का सर पकड़ा एंड वहाँ पे पास में मौजूद एक दीवार के ऊपर इतनी तेज मारा कि या तो वो बेहोश हो गई होगी बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से, या फिर शायद ये भी हो सकता है कि वो ऑन द स्पॉट मर ही गई हो। हालांकि उस लड़की के साथ ऐसा करने के बाद में वो ओल्ड मैन जो था उसका बैग एंड उसका फोन लेकर वहां से भाग गया था। लेकिन जब ये पर्सन यहाँ से भाग गया था तो अभी भी वीडियो में 4 मिनट की लेंथ बची हुई थी एंड उस 4 मिनट में कैमरा पूरी तरह उस घायल लेडी पर ही फोकस्ड होता है जो कि बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी एंड उसकी मदद करने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा था। अब क्योंकि मेरे को कुछ ऐसी अजीब सी वीडियो क्लिप्स देखने को मिल रही थी तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट जागने लग गया था। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस फोल्डर के अंदर ऐसा भी कंटेंट अवेलेबल होगा जो कि इवन मेरे को ही इतना ज्यादा वियर्ड फील करवाना शुरू कर देगा। payment.mp4 वाली इस वीडियो के बाद में मैं पहुंचा सीधा stolen.mp4 नाम की एक वीडियो के अंदर, जहां पर 2 कपल्स दिखाए जा रहे हैं जो कि एक फुटबॉल मैच को देखने के लिए आए हुए थे। एंड ये जो कपल था वो हाई स्कूल कपल लग रहा था जो कि एक अपने हाई स्कूल का ही गेम देखने के लिए आए हुए थे। एंड जैसे ही गेम खत्म हो गया था एंड जैसे ही वहां से सारा क्राउड निकल जाता है तो वो कपल वहां पर उस ब्लीचर पर ही रुकने का डिसाइड करते हैं। एंड जैसे ही वो पूरी जगह खाली हो गई थी सो फ्रेम के अंदर वो किस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी उनको देखकर ऐसा ही फील हो रहा था कि दे डोंट नो नथिंग अबाउट बीइंग रिकॉर्डेड एट दैट टाइम। लेकिन ये जो सिचुएशन थी बहुत ही ज़्यादा वियर्डली एस्केलेट हो गई थी, क्योंकि आफ्टर दे स्टार्टिंग किसिंग हर उसका बॉयफ्रेंड उसको जिद करने लगता है कि वी शुड डू दैट थिंग ऑल्सो। वो जो लड़का था वो इवन उस लड़की को ये भी बोलता है कि उसके जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो उसे बोलते रहते हैं कि तुम दोनों को जो है अब नेक्स्ट स्टेप तक चले जाना चाहिए ताकि हमारे बीच का जो इंटीमेटेड बॉन्ड है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। लेकिन लड़की उस टाइम पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लगती एंड वो लड़के की ये सब बातें सुनकर वहां से जाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उस ब्लीचर से उठकर जा रही थी इतने में ही लड़का जो है उसका हाथ पकड़ लेता है एंड बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर वहाँ पर अंधेरा सा भी हो गया था। एंड ये जितनी भी पूरी वीडियो थी ये नाइट विजन कैमरा के अंदर रिकॉर्ड करी गई थी। उसका हाथ पकड़ने के बाद वो ज़बरदस्ती उस लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट करना शुरू कर देता है एंड अगले 15 मिनट तक इस वीडियो के अंदर यही चलता जा रहा था। एंड जैसे ही उसने अपना ये डार्क टास्क फिनिश करा इतने में ही लड़की वापस फ्रेम के अंदर काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो गई थी। एंड इस टाइम पर उसकी नाक के अंदर से बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा था, उसके चेहरे के ऊपर कुछ ब्रेसेस थे एंड उसकी नोज़ की एकदम ये टिप जो होती है वो भी पूरी तरह ब्लैक सी बहुत ही ज़्यादा अजीब सा स्पॉट, एटलीस्ट उस कैमरा वीडियो में तो ऐसा ही नज़र आ रही थी। लेकिन आपको ये लग रहा है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ में ये सब हरकतें करके वहाँ से चला गया था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था उस वीडियो के अंदर। तो उसको ऐसे असॉल्ट करने के बाद जब वो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी पेन में थी तो उसने उस लड़की को ज़मीन पर गिर दिया एंड उसके सर पर बहुत ही ज़्यादा रैंडमली उसने पहले कुछ पंचेस वगैरह थ्रो करे एंड देन उसका सर बहुत ही तेज़ी से वहाँ के वुडन फ्लोर पर तब तक मारता रहा जब तक लिटरली उसकी जो स्कल थी वो टूट नहीं गई थी। एंड जब वो लड़की पूरी तरह अपना दम तोड़ चुकी थी उसके बाद में उसके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड ने उसकी बॉडी को पिकअप करा एंड वहाँ के ही ट्रैश कैन में बिन करके वहाँ चला गया। उसके बाद में उस लड़के ने अपने खून से भरे हुए कपड़ों को अपनी पीटी यूनिफॉर्म से चेंज करा एंड वो तो फ्रेम के अंदर से चला गया। लेकिन इस वीडियो के अंदर अगले 15 मिनट तक वो जो ट्रैश कैन था जो कि ब्लीचर्स वाले जो पूरे वुडन बेंचेस के पीछे रखा गया था उसके ऊपर ही फोकस्ड रहता है एंड 15 मिनट तक वही चीज़ वही ट्रैश कैन हमें बस शो करती रहती है ये वीडियो। इस पॉइंट तक मैं समझ गया था कि जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो कोई मूवी का सीन नहीं है, वो कोई सीरीज का सीन नहीं है, ये सारी चीज़ें रियल लाइफ फुटेजेस हैं। एंड मैं फॉर सम रीज़न कैसे ना कैसे एंड आई डोंट नो हाउ सिक आई एम गेटिंग मैं रियल लाइफ लोगों के मर्डर्स देख रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया इन सब चीज़ों के ऊपर। मैंने सारी फाइल्स वीडियोस फोटोज़ जो भी मैंने ओपन करी हुई थी उन सबको क्लोज करा, उस आर्काइव को डिलीट कर दिया एंड मैं फटाफट सोने चला गया। अगले दिन जब मैं स्कूल के अंदर गया तो मैंने अपने किसी भी दोस्त या टीचर या कोई भी आसपास के किसी भी पर्सन से बात शेयर नहीं करी कि पिछली रात को मैंने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं जाने अनजाने में। मेरा स्कूल जाने के बाद भी मेरा ध्यान पढ़ाई में लग ही नहीं रहा था। मेरा इन्हीं थॉट्स के अंदर जो है मेरा माइंड रिवॉल्व
अराउंड कर रहा था। मैं एक नाइटमेयर, एक बुरे सपने की तरह इस सारी चीज़ों को भुलाने की कोशिश कर तो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं बारी बार फेल हुए जा रहा था। स्कूल का मेरा ऑलमोस्ट लंच टाइम हो गया था एंड मेरे फ़ोन वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। एंड जब मैंने अपने फ़ोन के ऊपर एक क्विक नज़र डाली तो मैंने देखा कि एक मैसेज जो है मेरे को रिसीव हुआ है। वो जो मैसेज था वो एक अननोन नंबर से था एंड उसके अंदर लिखा हुआ था कि आई जस्ट ट्राइड टू कॉल यू लेकिन आई वॉज अनएबल टू डू इट, मे बी सम नेटवर्क प्रॉब्लम्स। वो अननोन जो नंबर था मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसको, मैंने उसको टेक्स्ट बैक कर दिया कि इट इज़ अ रॉन्ग नंबर एंड डोंट ट्राई टू कॉल मी अगेन। एंड ऐसा करने के बाद मेरे को उसके बाद कोई टेक्स्ट नहीं आया, कोई कॉल करने का किसी ने मेरे को ट्राई नहीं करा। चीज़ें थोड़ी सी ईजी होती हुई लग रही थी मेरे को यहाँ पर मेरे लिए। बट उस वीक का जब थर्सडे आया तो मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ देखने के लिए मिली। मेरे को उसी अननोन नंबर से एक फाइल टेक्स्ट मैसेज आता है जिसके अंदर मेरी ही फोटो कोई मेरे को सेंड करता है जब मैं क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ था एंड बहुत ही ज़्यादा सहमा हुआ सा लग रहा था। ऐसा देखते ही मैंने वापस से उस पोस्ट वाले लिंक को, जिससे कि farm.zip नाम की वो फाइल डाउनलोड हुई थी, वो वापस से बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, लेकिन मेरे को कहीं पर भी वो लिंक नहीं मिला। मैं बस ये देखना चाहता था कि ये जो मेरी फोटो थी जो मेरे को अभी सेंड करी गई है, क्या ये उस फोल्डर के अंदर भी अवेलेबल थी। लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी मेरे को वो लिंक नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग ये चलाया कि मैं अपनी हिस्ट्री को जो है ब्राउज करने लग गया था एंड वहाँ से मैं वापस से उस वाइट ब्लैंक पेज के ऊपर पहुंच गया था जिसके लिंक को क्लिक करते ही farm.zip नाम की वो फाइल डाउनलोड हो गई थी। द अमेजिंग थिंग इज कि वो जो URL था वो अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ था एंड उसको क्लिक करने के बाद में वापस से farm.zip नाम की वो फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई थी। लेकिन इस बार मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो गीगाबाइट्स थे इस बार काफ़ी ज़्यादा थे पहले से, लाइक ऑलमोस्ट 8 to 9 गीगाबाइट्स की फाइल वो जो है इंक्रीज हो चुकी थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे एंड मैंने उसको डाउनलोड होने दिया। एंड वापस से जब मैं फोटोज़ वाले फोल्डर के अंदर गया तो उसके अंदर sam.jpj नाम की भी एक फाइल इस बार मौजूद थी जो कि मेरी माइंड मेमोरी के हिसाब से पहले वहाँ पर नहीं मौजूद थी। एंड उस पिक्चर को जब मैंने क्लिक करा तो दैट वाज द सेम पिक्चर जो कि मेरे को उस अननोन नंबर ने सेंड करी थी। वो मेरी ही पिक्चर थी मेरे क्लासरूम में बैठे हुए की। एंड उस पिक्चर को देखकर डेफिनेटली ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं पर खोया हुआ हूँ। एंड मैं ये चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उस जगह से, इस एंगल से किसने इतनी ज़्यादा क्लियर फोटो मेरी ले ली, वो भी मेरे को 1% भी बिना भनक लगे हुए। एंड सिर्फ मेरी ही फोटोज़ नहीं, जितना कि मेरे को मेरे पास एक्सपीरियंस से जस्ट याद आ रहा है, जो नाम अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर अवेलेबल भी नहीं थे अब बहुत सारे और नाम जुड़ चुके हैं। ये सेम चीज़ इवन वीडियोस फोल्डर के अंदर भी देखी जा सकती थी मेरे द्वारा। इवन पेमेंट स्टोलन ये सारी वीडियोस तो अभी भी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन उसके आसपास में ऐसी और भी वीडियोस ऐड हो चुकी थी जो कि पहले वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। एंड ये चीज़ देखते ही मैं समझ गया था कि जितनी भी चीज़ें शायद मैंने देखी हैं ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। एंड यहाँ पर न जाने रोज़ इस जिप फोल्डर के अंदर कितने लाइव ऐसे मर्डर्स एंड इंसिडेंट्स वगैरह कैप्चर करके डाले जाते हैं। एंड शायद इन चीज़ों को आगे डार्क वेब के ऊपर इंडिविजुअली सेल भी करा जाता होगा। मेरी खुद की पिक्चर वाला जब इंसिडेंट मेरे साथ में हुआ तो मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ में ये बात शेयर कर दी थी। एंड उनमें से मेरे एक दोस्त ने एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मेरे आगे रखी इस पूरी स्टोरी से रिलेटेड, जिसने कि लिटरली ज़मीन हिला दी मेरे पैरों के नीचे से। एंड क्योंकि वो जो चीज़ उसने बोली वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा हद तक ट्रू भी लग रही थी। उन्होंने कहा कि जितने भी ये मर्डर्स वगैरह हुए हैं, जितने भी विक्टिम्स इन वीडियोस के अंदर शोकेस करे गए हैं, शायद इनको एक हायर पावर फ्रॉम द डार्क वेब हैज़ ऑलरेडी कैप्चर्ड, ताकि जो चीज़ें उन्होंने वीडियोस के अंदर करके दिखाई हैं वो उनकी लाइव ऑडियंस के सामने भी वो करके दिखाएं एंड वहाँ से काफ़ी हेफ्टी अमाउंट्स को जनरेट करें। एंड सिर्फ वो लोग ही नहीं जिन्होंने मर्डर्स एंड ऐसे हरकतें करी हैं, इवन जो बॉडीज़ उस वीडियोस के अंदर इतनी फोकस करके दिखाई गई थी, शायद उनको भी रिट्रीव कर लिया होगा कुछ टाइम के अंदर। एंड रिट्रीव करने के बाद न जाने उनके साथ में क्या क्या किया गया होगा। मे बी उनके बॉडी पार्ट्स को सेल करा गया होगा, मे बी इवन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो नेक्रोफीलिया जैसी चीज़ों के लिए, जो कि जाते होंगे कुछ लोग वहाँ पर देखने के लिए, ऐसी सारी चीज़ों के लिए भी ऑक्शन शायद करे गए होंगे। क्योंकि मेरा जो दोस्त था उसका सिंपल सा ये मानना था कि वीडियोस के अंदर जो ये लोग दिखाए जा रहे हैं ये इतने ज़्यादा रैंडम भी नहीं होंगे, मे बी दे आर टारगेट्स फॉर समवन। लेकिन ये बात सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा और भी डर गया था,
क्योंकि अगर ये बात सच है तो कहीं ना कहीं मैं भी इनका एक टारगेट बन चुका हूँ एंड शायद मेरे ऊपर भी हमेशा एक ऐसा कैमरा रहने वाला है जो कि वेट करेगा कि मैं कब तक एक क्राइम ऐसा करूं एंड इनकी कल्ट को ज्वाइन कर लूं। सो दोस्तों, दिस वाज द स्टोरी ऑफ 23 इयर्स ओल्ड बॉय सैम, जो कि यूएसए के अंदर कहीं पर रहता होता था एंड इंटरनेट पर सर्च करते करते मेरे को इनकी ये स्टोरी जो है मिल गई थी। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये डार्क वेब की हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। ये पर्टिकुलर स्टोरी मैंने इसलिए सेलेक्ट करी थी क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं वो इवन मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा अलग सी लग रही थी। हमने डार्क वेब के टॉर्चर्स की स्टोरी कवर करी है, ना जाने ऑलमोस्ट हर टाइप की स्टोरीज हम कवर कर चुके हैं, लेकिन इस टाइप की स्टोरी जिसके अंदर लाइव ऐसे मर्डर्स अपडेट हो रहे थे एक फाइल फोल्डर के थ्रू, अपनी इमेजिनेशन में भी ऐसा कुछ सोचना बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है फॉर श्योर। शाम का वक्त था, मैं अपने जिम से अपने अपार्टमेंट में आया एंड जैसे ही मैंने लाइट्स को ऑन करा तो मुझे वहाँ पर थोड़ी बहुत गड़बड़ फील हो रही थी। मुझे इस अपार्टमेंट में से एक ऐसी अजीब सी स्मेल आ रही थी जो कि मेरे लिए थोड़ी बहुत फैमिलियर थी, मैंने ऐसा कुछ पहले स्मेल किया हुआ था, लेकिन इस अपार्टमेंट में ऐसी स्मेल आना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो रहा था। मैं इस स्मेल को तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, इवन दो बाकी सारी चीज़ें जैसे मैं छोड़ कर गया था बिल्कुल वैसी ही थी एग्जैक्टली। मैं अपने भाई डेकर के साथ में रहता होता था एंड मेरे को लगा कि कहीं ये उसकी कोई हरकत तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसी स्मेल पूरे अपार्टमेंट में फैली हुई है, लेकिन जब मैंने उसको अपार्टमेंट में अपने आवाज़ दी तो कोई भी रिप्लाई मुझे सुनने को नहीं मिला, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा खाली खाली भी फील हो रहा था अपना घर। मुझे उस शाम को डेफिनेटली कुछ ऐसा सेंस हो रहा था कि डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसी वजह से मैंने अपना जिम का बैग साइड में रखा, अपनी जैकेट साइड में रखी, एक बेसबॉल बैट उठाया सिक्योरिटी के लिए एंड आसपास ढूंढने लग गया। बेसबॉल वाले बैट को उठाकर मैंने धीरे धीरे अपने लिविंग रूम की तरफ चलना शुरू कर दिया था। मैं जैसे ही लिविंग रूम के अंदर पहुंच गया था मैंने तुरंत ही वहां की लाइट्स ऑन कर दी थी, इस उम्मीद में कि अगर वहां पर कोई मौजूद होगा तो अपने बेसबॉल बैट को दिखाकर मैं उससे डरा पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने लाइट्स को ऑन करा तो जो नज़ारा मैंने देखा वो देखने के बाद मैं लिटरली शिवर्स के अंदर चला गया था। मैंने देखा कि मेरा भाई डेकर वहां के काउच के ऊपर लेटा हुआ है, उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो फोर्सफुली ओपन है एंड उसकी आंखें बिल्कुल स्ट्रेट टीवी की तरफ देख रही थी बिना ब्लिंक करे हुए। लेकिन द थिंग इसकी टीवी में कुछ चल नहीं रहा था, वो एकदम नो डिस्क सिग्नल टाइप चीज हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैं डेकर के पास में गया तो जो नज़ारा मैंने देखा वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा। मैंने देखा कि डेकर की नेक कटी हुई थी एंड इतनी डीपली उसकी स्किन को कट किया हुआ था कि मेरे को उसकी इवन कार्टिलेज भी बेयर आइज से दिख रही थी। मैंने अपना बैट तुरंत नीचे रखा, मैं उसके पास में पैनिक करता हुआ गया, उसका हाथ पकड़ा, लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्ड ऑब्वियसली मेरे को नहीं मिलने वाला था। ब्लड वगैरह देखकर मेरा बहुत ज़्यादा जी वगैरह घबराना शुरू कर देता है एंड यहाँ पर भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरा पेट बहुत ज़ोर से दर्द होने लग गया था, मैं अपना सर पकड़कर एक कॉर्नर में बैठ गया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हुआ, किसने ये सब करा। जब मैं डेकर की बॉडी के सामने नीचे फ्लोर पर बैठा हुआ था, रो रहा था बहुत तेज तेज, तभी मेरे को अचानक से ये चीज़ भी फील होती है कि मेरे पीछे कोई मौजूद है एंड जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एक हाथ मेरे कंधे पर आ जाता है। उस हाथ ने मेरी शर्ट से खींचकर मेरे को सीधा ज़मीन पर गिरा दिया एंड वो इतनी तेज उसने गिराया कि मैं कुछ सेकंड्स के लिए तो बेहोश ही हो गया था। एंड जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि एक 6 फुट का 200-250 किलो का मिनिमम एक इंसान, एक बॉडी बिल्डर मेरे ऊपर खड़ा हुआ था, जिसके एकदम ऑरेंज बाल थे, उसकी थोड़ी बहुत दाढ़ी उसने रखी हुई थी एंड उसका फेस पे काफ़ी ज़्यादा स्कार्स एंड कट्स वगैरह भी मौजूद थे। जैसे मेरे को होश आया, जैसे मैं थोड़ा सा उठा, इतने में ही एक और आदमी जो देखने में इटालियन या ग्रीक सा लग रहा था, हल्का सा उसका जो है डार्क कॉम्प्लेक्शन था कंपेयर टू द गाय जो कि बॉडी बिल्डर था, वो पास में आया। उन दोनों क्रिमिनल्स ने आर्थर को बताया कि तुम्हारा जो भाई था डेकर वो हमें $4,18,000 ओन करता होता था एंड बहुत ज़्यादा टाइम से ये हमें ये अमाउंट ओन कर रहा था, लेकिन ये अमाउंट वापस करने में हमेशा नाकाम हो रहा था, जिसकी वजह से हमने इसको आज विजिट ही कर लिया। लेकिन आज भी जब इसने हमें ये अमाउंट नहीं दी तो इसका आश्चर्य ऐसा होना ही था। जो थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला आदमी था, जो आर्थर को थोड़ा इटालियन सा लग रहा था, उसने बाद में ये भी बोला कि हमने तुम्हारे भाई को तो मार दिया है, अब हमें इससे
कोई मतलब नहीं है। एंड जो $4,18,000 उसको हमें देने थे, अब वो तुम्हारी प्रॉब्लम बन चुकी है एंड हम तुम्हें 1 महीने का टाइम देते हैं। अगर तुम हमें हमारा पैसा नहीं पे कर पाए तो तुम्हारा भी यही अशर होगा जो कि तुम्हारे भाई डेकर का हो रखा है। आर्थर ने बोला कि मैं तो तुम लोगों को जानता भी नहीं हूँ एंड इतनी बड़ी अमाउंट मैं कहाँ से तुम्हें दे पाऊंगा। इसका रिप्लाई देते हुए वो दोनों सार्केस्टिकली बोले कि तुम्हें हमारे बारे में जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस ये जान लो कि आई एम स्लेज एंड ही इज हैमर। इन सब के बीच में जैसे ही आर्थर कुछ भी ट्राई करता था बोलने का, तो जो हैमर नाम का बंदा था, जो कि एग्जैक्टली सच में उसका नाम ऑब्वियसली नहीं होगा, ये सार्केस्टिकली बोल रहे थे उसको, लेकिन वी डोंट नो द रियल नेम। सो हैमर नाम का जो बंदा था वो बहुत ज़्यादा ग्रंट करके या फिर बहुत ज़्यादा उसको एग्रेशन दिखाकर वापस ज़मीन पर गिर देता था। लेकिन स्लेज ने उसे बोला कि तुम्हारे पास तो अच्छी खासी नौकरी है बैंक की, तुम्हारे पास अच्छा खासा दिमाग है कि लोगों के पैसे कैसे वापस करने होते हैं, लेकिन वो जितनी मर्जी बातें बोल लेता, मेरे को पता था कि मैं इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता एंड यही चीज़ मैंने भी उसको बोल दी। लेकिन बारी बार जब मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा था तो इन दी एंड वो थोड़ा एग्रेशन में आ रहे थे। तो लास्ट में उन्होंने कुछ नहीं किया, स्लेज मेरे पास पर आया, उसने मेरी छाती पर 3 बार पैट करा एंड वहां से चला गया, सिर्फ 2 शब्द बोलकर चला गया, 1 महीना। जाते जाते स्लेज ने तो अपनी बात खत्म कर दी थी, लेकिन हैमर ने मेरी तरफ एक कार्ड को फेंका एंड कार्ड को फेंकते वक्त बोला कि तुम्हें पता होगा कि तुम्हें हमें कब कॉल करना है एंड अगर तुम्हारा कॉल नहीं आया, अगर हमारा ही आया तो वो तुम्हारे लिए लास्ट कॉल होगा तुम्हारी लाइफ का। एंड अगर इसमें पुलिस को कुछ भी इन्फॉर्म हुआ, पुलिस को कुछ भी हल्का सा भी हिंट गया तो उसके बारे में हमें पता चल जाएगा एंड अगर हमें पता लगा तो तुम्हारे भाई से भी ज़्यादा बुरा हाल करेंगे हम तुम्हारा। इतना सब कुछ सुनने के बाद स्लेज किसी से बात कर रहा था एंड हैमर मेरी तरफ ही नज़र बनाए हुए रखा था। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मेरा सर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर, अपने भाई का खून हर जगह फैला हुआ देखकर मैं बहुत ज़्यादा रो भी रहा था। मेरा जी बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था, लेकिन मेरे को डर भी लग रहा था कि मैं उठकर अगर कहीं पर गया तो ये लोग मेरे को अभी मार ही ना दें। तो मैंने हैमर नाम के उस बंदे से पूछा कि क्या मैं रेस्टरूम जा सकता हूँ, तो उसने मेरे को सार्केस्टिकली ही रिप्लाई किया कि तुम्हारा घर है, जो करना है करो, मेरे से क्या पूछ रहे हो। तो मैं सुनते ही फटाफट खड़ा हुआ बाथरूम की तरफ गया एंड मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा ब्लड वगैरह भी निकल रहा था मेरी नोज़ के अंदर से। मैं काफ़ी देर तक बाथरूम में ही था, लेकिन जब मैं वापस आया तो ना वहाँ पर डेकर की बॉडी मौजूद थी, ना वहाँ पर कोई भी ब्लड स्टेन मौजूद था एंड ना वहाँ पर वो दोनों भी मौजूद थे। लेकिन एक और हैरानी की बात जो मैंने नोटिस करी, जो मैंने बाथरूम में जाते ही नोटिस नहीं करी थी क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा फेंट सा हो रहा था, बहुत ज़्यादा मेरे को वॉमिट्स हो रही थी, वो ये थी कि जैसे ही मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, हल्का सा मेरे को रिलीफ मिली इन सब चीज़ों से, तो मैंने देखा कि बाथरूम के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड फैला हुआ है कंपैरेटिवली जो लिविंग रूम में था। एंड ऑब्वियसली ये नज़ारा देखकर मेरे को ये चीज़ समझ आ गई थी कि इन्होंने मेरे भाई डेकर का मर्डर मेरे बाथरूम में ही करा है। उसके बाद में उसकी बॉडी को जस्ट वहाँ पर लाकर रख दिया था। ये सारा सिनेरियो क्रिएट करा था उन्होंने। मेरी अभी बिल्कुल भी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं अपने बाथरूम में जाकर वो सारा मेस जो फैलाया है इन्होंने वो जाकर साफ़ करूँ। इस वजह से मैं जस्ट अपने रूम में गया, ये सारा सिनेरियो जो हुआ इसके ऊपर मैं बस रोए जा रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था क्योंकि मेरे को ये भी डर था कि अगर मैंने किसी को बताया तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग मेरे को लग रहे हैं एंड ये बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर देंगे अगर मैंने किसी को भी इन्फॉर्म करा तो। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था वो ये था कि अगले दिन जब मैं उठा तो जो बाथरूम में मेरे ब्लड फैला हुआ था मेरे ब्रदर डेकर का, वो भी अब मिराकुलसली क्लीन हो चुका था। मैं अगले दिन रेस्ट करने के बाद भी बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहा था। सोच रहा था कि कहाँ से पैसे इकट्ठे करूँगा अपने भाई का वो कर्ज उनको पे करने के लिए। मेरी तो इवन एनुअल इनकम भी 6 फिगर्स की नहीं है, तो मैं कहाँ से इतने पैसे सेव कर पाऊँगा कि इन्हें लौटा पाऊँ, वो भी सिर्फ 1 महीने के टाइम में। ये सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। इवन दो मेरे पास $80,000 सेविंग्स में मौजूद थे, लेकिन वो कुछ ही परसेंटेज बनेगा 4,18,000 का। ये सब चीज़ें सोचते सोचते कि मैं पैसे कैसे जुगाड़ूंगा, मेरे पास कितने पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं, मैं काउच पर लेट गया। अब ये पैसे इकट्ठे करने के लिए मैं अपने फ्रेंड्स के पास गया, अपने फैमिलीज़ के पास में गया, बैंक्स के पास में गया, मैंने लोन्स लिए, उधारी ली लोगों से एंड कहीं ना कहीं मैं अभी इतने पैसे इकट्ठे कर चुका था कि सिर्फ $2 लाख और चाहिए थे मेरे को। लेकिन वो सिर्फ अमाउंट नहीं है, वो मेरे 2 साल की इनकम के बराबर है, तो मैं वो कहाँ से इकट्ठा करता। अभी भी 2 लाख शॉर्ट पड़ रहे थे एंड जो मार्केट में मेरी वैल्यू जा रही थी इतने लोगों के सामने
ऑलमोस्ट भीख जैसा मांगते हुए इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स का मेरे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील हो रही थी। लेकिन अपनी जान के लिए एंड अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए मेरे को ये सब करना पड़ ही रहा था। लेकिन जब मैं ऑलमोस्ट $2 लाख इकट्ठे कर चुका था तो मैंने सोचा कि एक बार मैं कांटेक्ट करने की उनको ट्राई करता हूँ, शायद वो मान जाएं, शायद वो आधी अमाउंट के ऊपर मान जाएं। लेकिन जैसे ही मैंने उस कार्ड के ऊपर जो सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ था उस पर कॉल करा, मैंने उनको ये चीज़ बोली कि मैंने आधे पैसे जुगाड़ लिए हैं, क्या तुम इतने में सेटिस्फाई हो जाओगे? तो सामने से एक बहुत ही डीप ग्रंट के अंदर एक पर्सन बस 3-4 बार हंसा एंड उसने फ़ोन रख दिया। मैं समझ गया था कि दिस वॉज एब्सोल्युटली अ नो। इस वजह से मैं और भी बहुत सारे साइड इनकम्स या फिर इनकम जनरेट करने के सोर्सेज ढूंढ रहा था। एंड इतने में ही मेरे को इंटरनेट के डार्क वेब के बारे में पता चला। डार्क वेब के बारे में मेरे को ज़ीरो नॉलेज थी, मैं कभी भी नहीं गया था उसके ऊपर। मैंने सुना ज़रूर हुआ था इसके बारे में, एंड मैंने ये भी सुना हुआ था कि लोग कैसे वहाँ पर अलग अलग टाइप की चीज़ें सेल कर कर बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। वहाँ पर मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर पहुँचा जहाँ पर मेरे को काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही थी जहाँ पर मैं ड्रग सेलिंग कर सकता था, चोरी वगैरह कर सकता था बड़ी बड़ी चीज़ों की, या फिर इवन क्राइम ऐसे कर सकता था जिसमें मैं पर्सनल असैसिनेशन की तरह भी हायर किया जा सकता था। लेकिन ये सारी जॉब्स मैं नहीं ले पाया किसी रीज़न की वजह से। लेकिन ये सारी वेबसाइट एक्सप्लोर करते करते मैं वहाँ की एक ब्लैक मार्केट की वेबसाइट के ऊपर पहुँच गया था, जिसको मैंने जब थोड़ा सा एक्सप्लोर करा तो मैंने वहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन देखा जिसके अंदर क्लियरली ये मेंशन था कि मैं अपनी ही बॉडी बेचकर काफ़ी अच्छा अर्न कर सकता हूँ। एंड मैं एक 30 ईयर्स ओल्ड का मेल काफ़ी फिट पर्सन था, तो मैंने सोचा कि डेफिनेटली मेरी वैल्यू ज़्यादा ही मिलेगी मेरे को। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इसको अपनी बॉडी का कोई पार्ट सेल करना था, लेकिन ऐसा नहीं था। इट वॉज मोर लाइक अ मेल प्रोस्टिट्यूशन सर्विस फॉर ओल्ड एज वीमेन या फिर बहुत ही ज़्यादा रिच वीमेन जो कि ऐसे लड़के ढूंढ रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फिट हों एंड दिखने में अच्छे भी हों। तो मैंने ये प्लान किया कि वाई नॉट मैं अपनी बॉडी को यहाँ लिस्ट कर दूँ, एंड मैंने ऐसा किया भी इस उम्मीद में कि कोई बहुत ही अमीर सी लड़की या फिर कोई ऐसी ओल्ड एज लड़की जिसको पैसों से इतना मतलब नहीं हो, वो मेरे को बुलाए, मैं उसके घर पर जाऊँ एंड उसके घर में मैं स्काउट करूँ कि मैं क्या क्या एक्सपेंसिव आइटम्स चुरा सकता हूँ, जैसे ज्वेलरी, मनी एंड ये सब करते करते वो जो $2 लाख की पेंडिंग अमाउंट है वो मैं रिट्रीव कर लूँ कैसे ना कैसे करके। ये सारा आइडिया मेरे माइंड में चल रहा था इस टाइम तक। अब मेरे पास एक यही ऑप्शन बचा था वो बचा हुआ अमाउंट इकट्ठा करने के लिए। इसी वजह से मैंने अपनी ऑफिस से भी इमरजेंसी लीव्स ले ली थी काफ़ी सारी, ताकि मैं ये काम को शुरू कर सकूँ। टू बी ऑनेस्ट, जितना ज़्यादा मैं डर रहा था, जितना ज़्यादा मेरे को हार्ड लग रहा था ये काम, ये उतना हार्ड नहीं था। मैंने डार्क वेब के ऊपर एक मेल एस्कॉर्ट साइट पर अपनी जो प्रोफाइल थी वो भी बहुत जल्दी बना ली थी। काफ़ी सारे मेल्स ने अपनी प्रोफाइल वहाँ पर बनाकर डाली हुई थी, एंड जितने क्वोट्स, जितने की कोटेशंस उन लोगों ने अपने बॉडी के प्राइजेस रखे हुए थे उसके आसपास का मैंने ही रख लिया था। एंड ऐसा करने के जस्ट अगले ही दिन ही मेरे को मेरी मेल आईडी के ऊपर एक ईमेल आता है, एंड उस मेल के अंदर मेरी सर्विस की डिमांड हो रही थी। एंड उसके साथ ही साथ मेरे को जिस लेडी ने बुलाया था उसकी टाइम, जगह, नाम सब कुछ मेंशन भी किया हुआ था। मैंने जब उस लेडी की पिक्चर को देखा तो मुझे वो अराउंड 40 की एज के आसपास की लग रही थी, एंड वो एक ब्लॉन्ड गर्ल थी जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे को ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव भी लग रही थी। मेरे माइंड में बस ये सब प्रोसेसेस चल रहे थे कि मैं वहाँ पर जाकर क्या क्या चीज़ें चुरा सकता हूँ, कैसे अपने पैसे और ज़्यादा बना सकता हूँ। एंड ये सोचता सोचता मैं उसकी लोकेशन पर जब पहुँचा तो मुझे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं वियर्ड सी गट फीलिंग आ रही थी। थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था कि कहीं ये कोई सेटअप तो नहीं है मेरे को हार्म पहुँचाने के लिए। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि वो कोई घर वगैरह नहीं है, वो एक होटल है जो कि काफ़ी ठीक ठाक अच्छा होटल था। एंड मैं भी अपने साथ में बहुत ज़्यादा कम पैसे कैरी करके लाया था, इस वजह से ही कि शायद मैं ही यहाँ पर कहीं रॉब्ड आउट ना हो जाऊँ। मैं उस होटल के रूम में गया। उस होटल के रूम में एज़ यूजुअल जो मेंशन था वो लेडी वहाँ पर मौजूद थी। 1 घंटे तक उसने मेरी सर्विसेज यूज़ करी, वहाँ से मैं निकल गया। एंड इतने में ही मेरे को एक और ईमेल आ जाता है, मेरी सर्विस को कोई एक और लेडी डिमांड कर रही थी। ऐसे करते करते 1 हफ्ते में मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट्स आई, एंड मैं काफ़ी सारी रिक्वेस्ट को उनको फुलफिल भी कर चुका था। डेकर के वो सारे सिनेरियो के बाद, स्लेज और वो हैमर नाम के बंदे से मिलने के बाद, उनकी धमकियां खाने के बाद, उनकी मार खाने के बाद, पहली बार लाइफ में मेरे को वापस ऐसा फील हो रहा था कि ये ट्रैक पर आ रही है एंड मैं शायद अब पैसे इकट्ठे कर पाऊँगा जो कि उसको देने हैं मुझे। बहुत सारी लड़कियां मेरा बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल भी करती थी। मेरे साथ में BDSM जैसी बहुत
ज़्यादा वल्गर एक्टिविटीज़ भी वो किया करती थी, लेकिन वो उसका डेफिनेटली मेरे को ज़्यादा पे करती थी तो मैं उनको अलाउ कर देता होता था। लेकिन ये सब करते करते मैं अपनी ही नज़रों में बहुत ज़्यादा गिरे जा रहा था, क्योंकि मैं इस टाइप का लड़का बिल्कुल भी नहीं था जो इस चीज़ को इन्जॉय कर सकूँ। माई ओनली मोटिव वॉज टू पे देयर प्राइजेस, जो कि उनका भाई उसे काफ़ी टाइम से ओन कर रहा है। स्टिल मैंने एक बार इसी बात को चूज़ करके रखा हुआ था, बिकॉज आई वॉज अर्निंग मच डिसेंट फ्रॉम हेयर कंपेरेटिवली टू माई बैंक जॉब। एंड कहीं ना कहीं जो मेरे सर्वाइवल एंड फैमिली की सेफ्टी की बात जब आ रही थी तो मेरे को ऐसा करना पड़ ही रहा था। अराउंड 1.5-2 हफ्ते बीत गए थे एंड काफ़ी सारी फीमेल्स मेरी सर्विस से खुश भी थी एंड मेरे को बहुत सारे सर्विसेज देने का ऑफर भी मिला एंड मैंने उनको फुलफिल भी किया। ऐसा करते करते ही अराउंड 2 हफ्ते बाद ही मेरे को लोरेन नाम की एक लेडी का भी मेल आ गया था एंड उसने मुझे अपने मेंशन के अंदर बुलाया। वहाँ पर उसने एक छोटी सी मैस्करेड पार्टी भी रखी हुई थी एंड मेरे से उसने रिक्वेस्ट करा कि मैं एक फैंसी सा मास्क भी पहन कर आऊँ उस पार्टी के अंदर। मैं पार्टी का नाम सुनकर थोड़ा ऐसा हो गया कि कितने सारे लोगों के बीच में मेरे को जाना पड़ेगा, तो मैंने उससे ये चीज़ क्लियर करी कि मैं अपनी सर्विसेज सिर्फ एक ही लेडी को प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो उसने मेरे को ये चीज़ कंफर्म करी कि सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारी सर्विसेज लेंगी, ये पार्टी तो बस तुम्हारे लिए एक एडिशनल बेनिफिट है मेरी तरफ से। मैं जब उस मेंशन के बाहर पहुँच गया था तो वहाँ पर 2 सूटेड आदमी ने मेरे को रोका एंड मेरे बारे में पूछा एंड मैं जब अंदर की तरफ चला गया फाइनली ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद, तो मैंने देखा कि मेंशन के जस्ट बाहर कुछ अजीब से स्टैचूज बने हुए थे जो कि ग्रीक गॉड्स एंड माइथोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे थे एंड उनमें से कुछ स्टैचूज काफ़ी ज़्यादा क्रीपी भी थे, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा थे। लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को इग्नोर करा, ये सोचते हुए कि अमीर लोगों के डिज़ायर्स अलग ही होते हैं एंड वो कहीं पर भी पैसा लगाएं, उनका पैसा उनकी मर्जी। जब मैं पार्किंग लॉट में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर हर टाइप की फैंसी कार मौजूद थी एंड सिर्फ मेरी ही एक ऐसी वहाँ पर सिंपल सी सेडान मौजूद थी जो कि बहुत ही अलग लग रही थी उन सबसे। मैं अपनी गाड़ी में ही सूट वूट डालकर रेडी हो गया था जितना मेरे को होना था एंड अपना मास्क पहनकर मैं उस मेंशन के मेन गेट पर जाकर नॉक करता हूँ एंड मेन गेट एक गोल्डन सूट पहनी हुई एक ओल्ड लेडी ने खोला था जिसने मास्क भी पहना हुआ था एंड जब मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा तो उसने कहा कि मैं ही लोरेन हूँ एंड जैसे ही उसने मेरा वेलकम करा तो अंदर मेंशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ था। हर जगह इटालियन मार्बल के ओरिजिनल फ्लोर्स लगे हुए थे जो कि चमक रहे थे एंड इतना बड़ा घर मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी भी नहीं देखा था। लोरीना मेरे को तुरंत ही वहाँ के एक पास के रूम में ले गई थी जहाँ पर 6 लोग मौजूद थे एंड वो भी मास्क वगैरह पहने हुए थे, पूरी ड्रेस कोड फॉलो कर रहे थे, बातें कर रहे थे, जिसमें से 4 लेडीज थी एंड 2 जेंट्स थे। फॉर सम रीजन मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि वहाँ मौजूद लोग मेरे को देखकर डिस्गस्ट हो रहे थे, थोड़ा अजीब सा जो है हेड नोट्स दे रहे थे। लेकिन जैसे ही लोरीना ने मेरे को सबसे इंट्रोड्यूस करवाया कि देखो ये मेरा न्यू बॉयफ्रेंड है एंड लोरीना ने ये भी बताया कि इसका नाम चेस्टर है, इवन दो उसको मेरा ओरिजिनल नेम आर्थर पता था। ये सब जानने के बाद उन लोगों के रिएक्शन थोड़े से सटल हुए मेरे को लेकर, लेकिन मेरे को अंदर से अंदर बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था ये सब सुनकर, बिकॉज कहीं पर भी ये मेंशन नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन मैं बस चुपचाप खड़ा रहा, मैं बोलता ही क्या, मैं पावरलेस था वैसे भी वहाँ पर। जब लोरीना मेरे को थोड़ा बहुत और ये सब चीज़ें दिखा रही थी, अपना मेंशन वगैरह दिखा रही थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें देखी। मैंने देखा कि हर जगह लोग कहीं पर कोकेन वगैरह जो है स्निफ कर रहे हैं, वेपिंग चल रही है खुलेआम, अलग अलग टाइप की पिल्स, ड्रग्स, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है टेबल्स के ऊपर जो कि लोग बस ले जा रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें कर रहे हैं। इनफैक्ट हर टाइप की लिक्विड ड्रग भी सिरिंजेस के अंदर भर कर रखी हुई थी एंड लोग उससे बस शॉर्ट अप करे जा रहे थे अंदर अपने, एंड मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था। लाइक आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, लेकिन मेरे लिए बहुत वियर्ड एक्सपीरियंस था वो सब। अभी तक हमारे बीच में कुछ ऐसा शुरू नहीं हुआ था जो कि सर्विसेज में यूजुअली इतनी जल्दी हो जाता था, लेकिन लोरेन ने मेरे को बहुत ज़्यादा जो है बोला कि तुम भी ट्राई करके देखो ये ड्रग्स वगैरह, लेकिन मैंने मना कर दिया था। एंड मेरे मना करने के बाद वो एक जगह पर बैठ गई थी एंड उसने कहा कि तुम भी मेरे साथ में आकर बैठो। एंड जब मैं आकर बैठा तो मेरे को उस मेंशन का ऑलमोस्ट उस जगह से पर्टिकुलरली हर नज़ारा विजिबल था एंड मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगा वो सारे माहौल को। लोरेंस वैसे वहाँ पर कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रही थी, लेकिन डेफिनेटली वो कॉकटेल्स वगैरह काफ़ी ड्रिंक कर रही थी। ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका था एंड मैं बस वेट कर रहा था कि कब मेरे को यहाँ से जाने के लिए वापस मिलेगा। लोरेन ने अपनी ड्रिंक ख़त्म करी एंड वापस से उठी एक और ड्रिंक लाने के लिए, एंड जब वो ड्रिंक लेकर वापस से आई तो उसने मेरे को वापस से ऑफ़र करी कि एटलीस्ट ये तो तुम पी सकते हो, लेकिन मैंने
मना कर दिया था फिर से, लेकिन वो मेरे थोड़ा कान की तरफ क्लोज आकर बोली कि ये नहीं पियोगे तो मेरे को वो मोमेंट नहीं मिलेगा जो कि मैं डिज़र्व करती हूँ या जो कि मैं चाहती हूँ तुमसे, एंड मेरा अच्छा टाइम एंड अच्छे रिव्यूज़ ही तुम्हें वो पैसे देगा जो कि तुम डिज़र्व करते हो। ये सब सुनने के बाद मैंने थोड़ा बहुत जो है ड्रिंक कर लिया था उसके साथ में। वो एक ग्रीन सा लिक्विड था जो कि पहले मैंने कभी पिया नहीं हुआ था, एंड उसका काफ़ी आफ्टर सा टेस्ट था जो कि ठीक है। मेरे को लग रहा था कि शायद बहुत सारी ड्रिंक्स को इसमें मिक्स कर दिया होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन जैसे ही मैंने वो ड्रिंक ख़त्म करी तो मैं धीरे धीरे ब्लैक आउट होना शुरू हो गया। और लोरेन ने मेरे को कहा कि मैं बस अभी आती हूँ, और वो कहकर वो वहाँ से चली गई, एंड इवेंचुअली मैं पूरा ब्लैक आउट हो चुका था। जब मेरे को धीरे धीरे वापस से होश आया तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ फील कर रहा था। मैं अपने घुटनों और हाथों के बल नीचे बैठा हुआ था। जब मैं उठा, उठने के बाद भी मेरा विजन जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लरी था, एंड वो वापस बहुत ही धीरे धीरे आ रहा था, एंड मेरे को मेरी शर्ट के ऊपर से रेड वाइन की भी स्मेल आ रही थी। मेरी हार्ट बीट इस टाइम पर बहुत ज़्यादा तेज थी, एंड मेरे को मेरी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड फील हो रही थी, बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट मेरे को फील हो रही थी। जब मेरा विजन थोड़ा थोड़ा वापस आना शुरू हुआ तब मैंने एक चीज़ को नोटिस करा। मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मैंने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए हैं। वो शायद अल्कोहल के नशे की वजह से या फिर जो उसने मेरे को पिला दिया था उसकी नशे की वजह से मेरे को अपनी बॉडी इतनी ज़्यादा लंपी एंड हैवी फील हो रही थी, जिसकी वजह से नेकेड स्किन के ऊपर भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने कपड़े डाले हुए हैं। बहुत ज़्यादा इवन मेरी बॉडी पेन कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैंने 2 घंटे फुल बॉडी हाई इंटेंसिव वर्कआउट करा है, एंड इवन मेरे को मेरे लिप्स के ऊपर कुछ कॉपर टाइप फील हो रहा था, वैसा सा फ्लेवर भी आ रहा था मेरे को। जब मैंने अपने आप को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करी, जब मैं थोड़ा सा उठा तो मैंने एक और काफ़ी क्रीपी नज़ारा देखा। मैंने देखा कि मेरे से करीब 10 या 8 की दूरी पर एक और लेडी बेहोश पड़ी हुई है सेम फ्लोर पर। जब मैंने इवेंचुअली इधर उधर गर्दन घुमाई तो मैं समझ गया था ये वही कमरा है जहाँ पर स्टार्टिंग में मेरे को लोरेन लेकर गई थी, एंड कुछ लोग वहाँ पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। मैं अपनी आंखें मसलता हुआ उस लेडी की बॉडी तक जाना शुरू करा, लेकिन अभी भी मेरे को ढंग से दिख नहीं रहा था। मेरा पेट वापस से बहुत ज़्यादा दुख रहा था, एंड मेरे को इस टाइम पर एक बहुत बड़े पानी के गिलास की नीड थी। ऐसा लग रहा था कि मैंने पानी नहीं पिया तो मैं वापस बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं फेल हो गया था। उस लेडी की बॉडी तक पहुँचता पहुँचता मैं वापस बेहोश हो गया था। वापस बेहोश होने के बाद मैंने 20 तक काउंटिंग करी एंड हिम्मत करके फिर से खड़े होने की कोशिश करी, एंड इतने में मेरे को याद आया कि इस कमरे में एक काउंटर भी था शराब की बोतलों का। वहां की तरफ जब मैं गया तो मैंने नोटिस करा कि वहां पर ये मौजूद है अभी भी, लेकिन जो चीज पहले मौजूद नहीं थी उस काउंटर टेबल के ऊपर वो थी एक कटा हुआ सर एक आदमी का, जो कि अब मेरे को डेफिनेटली दिख रहा था, फील भी हो रहा था। थोड़ा सा खुद को श्योर करने के लिए कि कहीं ये कोई प्रॉप तो नहीं है, मैं हल्का सा पास चला गया उसके। मैंने देखा कि उसके लाइट ब्राउन से हेयर थे, एंड अभी भी उसकी गर्दन के ऊपर से ब्लड ड्रॉप हो रहा था। ये नज़ारा देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से डर गया था, इतना गंदे तरीके से कि मैं अपनी ही रिफ्लेक्शन जो कि उस चमकते हुए मार्बल पे पड़ रही थी उससे भी डर रहा था। इवन तो उस कमरे में लाइट अब बहुत कम थी, लेकिन मेरे को बस ऐसा लगे जा रहा था कि मेरे आसपास में कोई है। मैं बस डर रहा था, मैं बस पागल हो जा रहा था। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि सुनकर आप लोग पहले तो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग सा एक्सप्रेशन दोगे, एंड जब आप इस चीज़ को इमेजिन कर लोगे तो शायद आप इस वीडियो को यहाँ पर ही बंद कर दो। अभी रिसेंटली मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आर्थर को अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा लंपी फील हो रही थी। इवन दो उसने कुछ भी कपड़े नहीं पहने हुए थे, फिर भी उसको ऐसा लग रहा था कि उसने डाले हुए हैं। उसका रीज़न बताऊं क्या था? उसका रीज़न ये था कि आर्थर की बॉडी के ऊपर जब उसको थोड़ा और होश आ गया था, उसने इस चीज़ को रियलाइज़ करा कि उसकी बॉडी में से भी खून काफ़ी ज़्यादा ड्रिप करके गिर रहा है हर जगह से। लेकिन उसको एज सच पेन नहीं हो रहा था कि उसको लगे कि उसको स्टैब करा गया है या फिर उसको कट करा गया है। उसको खून देखकर काफ़ी वियर्ड लग रहा था कि मेरे को दर्द क्यों नहीं हो रहा है अगर मैं इतना ज़्यादा ब्लीड कर रहा हूँ तो। इवेंचुअली जब वो नीचे गिरा तो उसने एक जगह पर बहुत ज़्यादा ऐसे स्लाइड हो गई उसकी बॉडी, जिसकी वजह से उसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा पील हो गई थी। लेकिन जब वो स्किन पील हुई तो उसने देखा कि वो उसकी स्किन नहीं है, वो किसी और ह्यूमन की स्किन है जो कि उसके ऊपर रैप अराउंड करी हुई थी। एंड शायद उसी स्किन के भारीपन की वजह से उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे उसने बहुत ही ज़्यादा
भारी कपड़े डाले हुए हैं। मुझे अभी भी कुछ भी याद नहीं आ रहा था, मेरे को बस इतना याद था कि मैं इस पार्टी में एज अ गेस्ट आया था, कपड़े वपड़े मास्क वास्क पहन के। बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, हर जगह लोग हरकतें कर रहे थे, हर चीज़, हर फर्नीचर, हर मार्बल अच्छे से चमक रहा था। लेकिन अचानक से ये डार्कनेस कैसे छा गई, अचानक से इतनी शांति सी कैसे हो गई, मेरे को बस यही फील हो रहा था। वहाँ पर इधर उधर फ़ोन खोजने की तलाश भी मैं नहीं कर रहा था। मैं बुलाता किसको? पुलिस को बुलाता तो वो मेरे को ही ब्लेम करती, मेरे को ही पकड़ कर ले जाती, मेरे को जेल में डालती, पूछताछ करती, इन्वेस्टिगेशंस करती है। इवेंचुअली मैं फंस ही जाता क्योंकि मैं डार्क वेब का यूज़ कर रहा था। मम्मी पापा को ऑलरेडी मेरे कुछ पता ही नहीं था, भाई मेरा ऑलरेडी मर चुका है, मैं बताता किसको? आधा एक घंटा सोचने के बाद, इधर उधर टहलने के बाद, जब मेरे को कोई और ऑप्शन दिख ही नहीं रहा था, मेरे को था कि कम से कम मैं सर्वाइव ही कर जाऊं, तो मैंने वहाँ पर एक फ़ोन ढूंढा। वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, अभी तक भी कोई भी नहीं आया था मेरी चीखें सुनने के बाद भी। लेकिन वो फ़ोन फॉर्चुनेटली बाय गॉड ग्रेस चल रहा था। मैंने पुलिस को कॉल लगा ही दी। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से आइडिया था कि स्कॉल के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो मुझे भी फेस करने पड़ेंगे, लेकिन मैं इन चीज़ों को फेस करने के लिए रेडी था। एटलीस्ट मैं इस टॉर्चर से बाहर निकलना चाहता था। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये हुई कि लोरेन ने वो ड्रिंक पिलाने से पहले अपने मेंशन का बहुत ही ज़्यादा एक वॉक अराउंड ब्रीफ उसको दिया था, जिसकी वजह से उसको उस जगह की कुछ चीज़ें याद थी कि कहाँ पर बाथरूम है, कहाँ पर किचन है। तो इस वजह से वो ट्रेस कर पा रहा था कुछ ऐसी चीज़ों को, इवन दो वहाँ पर रोशनी इतनी नहीं थी। अपनी बॉडी के ऊपर जितनी भी सेकंड पर्सन या पता नहीं किसी लेडी की या फिर आदमी की स्किन उसके ऊपर रैप अराउंड करी हुई थी उन लोगों ने, वो सारी रिमूव करने के बाद वो वहाँ के किचन में चला जाता है एंड वहाँ के डिश सॉप से जितना भी ब्लड वगैरह उसकी बॉडी पर लगा हुआ था उसको रिमूव करना शुरू कर देता है। जब मैं किचन में अपने आप को खुद को साफ कर रहा था तो मेरे पीछे अचानक से एक आदमी आता है जो मेरे ऊपर हमला नहीं करता। वो एक एनवलप निकालता है अपने सूट के अंदर से एंड मार्बल के ऊपर रख देता है। मैंने जब पीछे मुड़कर उससे थोड़ा सा गुस्से में पूछा कि तुमने उस ड्रिंक के अंदर क्या मिलाया था एंड तुमने ये सब हरकतें क्यों करी मेरे साथ, तो उसने बस एक ही चीज़ बोली कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, ना ही कभी याद आएगा, तुम बस अपने पैसे लो एंड निकलो यहाँ से। लेकिन पुलिस को फ़ोन बुलाते ही जैसे ही मेरे को सामने से जवाब मिला, मेरी बिल्कुल भी कुछ हिम्मत नहीं हुई बताने की एंड मैंने फ़ोन रख दिया। जब वो अननोन आदमी ने एनवलप नीचे रखा था एंड मैं किचन में अपने साथ में अपने आप को क्लीन कर रहा था तो उसने बोला कि तुम यहाँ पर अपने आप को साफ मत करो, बाथरूम में जाओ, जितना टाइम लेना है लो एंड यहाँ से निकलो। इतने में ही लोरेन भी मेरे को वापस से दिखी यहाँ पर एंड मैंने उसको बोला कि तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया एंड कितनी ज़्यादा बुरी हो तुम। उसने मेरे को कहा कि मैंने इससे बहुत ज़्यादा बुरी बातें अपने बारे में सुनी है, तो जो बोलना है बोलो लेकिन यहाँ से निकलो। बाथरूम में आधा घंटा लगाने के बाद, अपने आप को अच्छे से क्लीन करने के बाद, अपने कपड़े वापस पहनने के बाद मैंने जब उस एनवलप को उठाया वापस जाते वक्त तो वो काफ़ी ज़्यादा भारी मेरे को फील हो रहा था एंड स्लेज की डेट भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाली थी। मैंने वो एनवलप मिलते ही स्लेज को भी फटाफट फ़ोन कर दिया एंड कहा कि तुम्हारे पास से अब मेरे पास रेडी है। तो स्लेज ने उसको एक एड्रेस भेजा जो कि एक डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस के आसपास का था। उस मेंशन के एड्रेस से स्लेज के भेजे हुए एड्रेस पर पहुंचने में मेरे को अराउंड 15 मिनट के आसपास ही लगे, लेकिन ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी, सूरज ढल चुका था एंड मैं यहाँ पर दोपहर के 1-2 बजे के आसपास में आया था एंड 7 बज चुके हैं, तो उसका मतलब 4 घंटे तक मैं बेहोश था, जो कि मेरी कैलकुलेशन से भी ज़्यादा डबल का टाइम है। मैं वेयर हाउस के उस डोर पर जैसे ही पहुंच गया तो हैमर ने मेरे लिए जो है गेट भी खोल दिया था। उनके वेयर हाउस में काफ़ी सारी ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें फिर से मैंने देखी जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। इतने में ही हैमर अच्छे से मेरी इंस्पेक्शन कर रहा था कि मेरे पास कुछ है तो नहीं, एंड तब मेरे अंदर से एक अजीब सी मेटालिक सी चीज़ मिली एंड वो देखते ही उसने मेरे से गुस्से से पूछा कि ये क्या चीज है, जिस पर मैंने थोड़ा कामली रिप्लाई किया कि तुम खुद ही देख लो अगर तुम्हें इतनी अजीब लग रही है तो। एंड वो कुछ भी नहीं बोला, मेरे को अंदर की तरफ ले गया एंड यहाँ से मेरी गाड़ी बहुत ज्यादा दूर मौजूद थी। उस वेयर हाउस के पास के एरिया में एक लाउंज मौजूद था जहां पर स्लेज और उसके साथ में एक और आदमी लेदर के काउचेस के ऊपर टीवी में सॉकर का मैच यानी फुटबॉल का मैच एंजॉय कर रहे थे। स्लेज एक सिगार स्मोक कर रहा था एंड तभी हैमर ने बोला कि आर्थर आ चुका है एंड उसने रिप्लाई किया कि मुझे पता है। उन्होंने मेरे से बैग छीना एंड नीचे जमीन पर फेंक दिया एंड इतने में ही इवेंचुअली हैमर सारे पैसों को काउंट करना भी शुरू कर चुका था। 2 और आदमी वहां पर जो मौजूद थे जो कि सॉकर का मैच इस टाइम पर एंजॉय कर रहे थे, उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा था, उनका फोकस पूरा टीवी की तरफ था। उन्होंने पैसे काउंट करते करते मेरे डफल बैग को उस कॉफी टेबल के ऊपर रख दिया था जहां पर ड्रिंक्स वगैरह कुछ पड़ी हुई थी एंड वो काउंटिंग उनकी कंटिन्यू ही थी। इतने में ही स्लेज मेरे को एक ड्रिंक ऑफर करता है
एंड मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, नर्वस था, तो मैंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया था। एंड जब वो ड्रिंक मेरे पास में आई तो मैंने देखा कि एग्जैक्टली वही ग्रीन सी टाइप की ड्रिंक लग रही थी जो मैंने उस मेंशन के अंदर पी थी। एंड मैं बहुत ज़्यादा ब्लैकआउट हो गया था, बुरा हाल हो गया था मेरा। मैं वो ड्रिंक देखकर बहुत ज़्यादा वापस नर्वस तो हो गया था, लेकिन मैं यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर चुका था। एंड अगर मैं नहीं पीता मैं तो शायद सिचुएशन मेरे लिए ही वर्स हो जाती। तो मैंने वापस से वो ड्रिंक पी ली, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी ब्लैकआउट नहीं हुआ। इस बार जब मैंने ड्रिंक पी तो मेरा रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था जो वहाँ पर मेंशन में मेरे साथ हुआ उससे। इवन दो टेस्ट कलर सब सेम ही था इस ड्रिंक का, मैं समझ गया था कि ये वही टाइप की चीज़ है। लेकिन अब जो मेरे को फील हुआ वो ऐसा हो रहा था कि मेरे को बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन रश हो रहा था। मेरे को मेरी पूरी बॉडी के अंदर एंगर भर रहा था, मेरी वेन्स ऐसे हो गई थी जैसे एक्सप्लोड हो जाएंगी, मेरा ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा तेज हो रहा था। एंड मेरा मन कर रहा था कि मैं यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं सबको मार दूं। जब ये एड्रेनलिन मेरे को अपने अंदर फील हो रहा था, जब मैं ये पावर अपने अंदर फील कर रहा था, इतने में ही हैमर को ये चीज़ पता चल गई थी कि उस बैग के अंदर इनफ पैसे नहीं थे। एंड अभी भी उनकी वो अमाउंट वो कवर मैं नहीं कर पाया था। इतने में ही मैं उस कॉफ़ी टेबल के ऊपर कूदा एंड मैंने हैमर को नॉकआउट कर दिया गुस्से में पंच करके। एंड वो नीचे भी गिर गया। मेरी ये हरकत देखकर स्लेज मेरी तरफ बहुत तेज चिल्लाया। मैंने अपने मनी बैग के अंदर पैसों के बिल्कुल नीचे नीचे एक शार्प नाइफ को भी छुपाया हुआ था। मैंने उन पैसों की गड्डियों को साइड में करा एंड वो चाकू निकाल लिया। एंड इतने में ही वो दो लोग जो फुटबॉल मैच में फोकस थे वो भी खड़े हो चुके थे। इतने में ही मैंने देखा कि हैमर अब वापस उठ रहा था एंड अपने होल्स्टर में से एक गन निकाल रहा था। जितने में वो गन निकालता मैंने एक मेटल का फ्लास्क जो कि वहाँ पर रखा हुआ था वो उठाकर बहुत तेजी से उसकी तरफ मारा, जिसकी वजह से उसकी उंगलियां क्रैक हो चुकी थी। इतने में जैसे ही बाकी लोग भी अपनी गन जब निकालने लगे तो मेरे को नहीं पता कि मेरे अंदर इतना एड्रेनलिन कहाँ से आया। मैं कूदा उस टेबल के ऊपर एंड टेबल से वापस कूदकर मैंने पूरी फोर्स के साथ वो नाइफ उनकी छाती के अंदर डाल दिया। मैं यहाँ पर एक मोमेंट के लिए ब्लैकआउट हो गया, यानी मेरे को कुछ याद नहीं था, लेकिन मेरे को डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा था कि मेरी बॉडी अभी भी चल रही है। जैसे ही मेरे को वापस होश आया तो मैंने देखा कि वहाँ मौजूद एक पर्सन के ऊपर मैंने टीवी के कांच से उसको मार गिराया है। हैमर के ऊपर मैंने बहुत सारे जो है नाइफ वुंड्स देखे जिससे वो मर चुका था। एंड जो एक और पर्सन था उसके ऊपर, जिसके ऊपर मैंने छाती में उसके नाइफ खुबो दिया था, वो भी वहाँ पर मरा हुआ था। एंड जब मैं वापस से होश में आया तो स्लेज मेरे नीचे था, उसका एक हाथ मैंने पकड़ा हुआ था एंड अपने दूसरे हाथ से मैं उसकी स्किन को पील कर रहा था उस नाइफ की मदद से। एंड ये चीज़ मेरे को बिल्कुल होश नहीं था कि कब कैसे हुई, मैं यहाँ पर कैसे आ गया स्लेज के ऊपर अचानक से। गुस्से में तो मैं था ही बहुत ज़्यादा। तो वो जो सिगार फूंक रहा था वो भी ज़मीन पे उसके साइड में पड़ी हुई थी जो कि जल रही थी अभी भी। वो सिगार मैंने उठाई और मैंने गुस्से में उसकी राइट आई के अंदर डाल दी। लेकिन जब मैं स्लेज के साथ में ये कर रहा था तो मुझे मेरे पीछे फील हुआ कि कोई खड़ा है। एंड जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वो हैमर है जो कि अभी भी मरा नहीं था। वो मुझे देखकर, मुझे ऐसे गुस्से में देखकर वापस से भागने की कोशिश कर रहा था। एंड इतने में ही मैं वापस से ब्लैकआउट हुआ। एंड जब मेरे को वापस होश आया तो मैंने देखा कि मैं अब हैमर की बॉडी के पास में खड़ा हूँ एंड मैंने उसको एक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल डेथ दी है, जो कि मैंने ही दी है, यानी मेरे को पता नहीं, लेकिन ऑब्वियसली मैंने ही दी है क्योंकि मेरे को इवन दो होश नहीं था उन चीज़ों का, लेकिन आई जस्ट नो कि मेरे अलावा ये सब और कौन ही करता। उसके दोनों हाथ मैंने काट दिए थे एंड उसकी गर्दन मैंने बिल्कुल वैसे ही काट दी थी जैसे उसने मेरे भाई डेकर की काटी थी। एंड यहाँ पर जो स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो कि आप में से काफ़ी सारे लोग शायद मिस कर दोगे जिन्होंने वीडियो अभी तक छोड़ दी थी। लेकिन वो ट्विस्ट ये था कि याद है आपको वो मेंशन जहाँ पर मैं लोरेन से मिला था, जिस पर्सन ने मेरे सामने वो एनवलप रखा था वो लोरेन का बॉडीगार्ड था। जब ये मेरे को बाथरूम की तरफ लेकर गया था तो इतने में ये सारी प्लानिंग मैं अपने दिमाग में कर चुका था। एंड वो प्लानिंग ये थी कि जिस वेयर हाउस का एड्रेस मेरे को भेजा है स्लेज और हैमर ने, मैंने उसी एड्रेस को लोरेन के बॉडीगार्ड के साथ में शेयर करा। उसको ऑब्वियसली मैंने काफ़ी सारे पैसे भी खिलाए थे जिसकी वजह से मेरे को कम पड़ गए थे उनको देने के लिए, लेकिन उनको पैसे देने का प्लान मेरा कभी था ही नहीं। वैसे भी उस बॉडीगार्ड को मैंने ये कहा कि ये जो ड्रग तुमने मेरे को दी है ये डेफिनेटली मेरे को बहुत ही ज़्यादा अलग पावर दे रही है, अलग फीलिंग दे रही है। क्या यही सेम ड्रग तुम इस एड्रेस पर जो भी पर्सन इनको ड्रिंक्स पिला रहा होगा वहाँ पर पहुँचा पाओगे? लेकिन अगर तुम इससे भी ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो या फिर ये पूरा एनवलप ही रखना चाहते हो तो तुम्हें ये करना होगा कि
वहाँ पर जो पर्सन स्लेज हैमर या जितने भी लोग उस वेयर हाउस के अंदर मौजूद होंगे, उनके सामने जब मैं पहुँचूँ तो मेरे को ये ड्रिंक सर्व करनी होगी तुम्हें कैसे ना कैसे करके। एंड अगर तुम ये कर पाए तो तुम्हारा ये जो एनवलप मेरे को लोरेन ने दिया है, जितने भी पैसे इसके अंदर हैं वो तुम्हारे। लोरेन ने जो अपने मेंशन में मेरे को ये ड्रग पिलाई थी, मेरे को वहाँ पर ही ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि ये उसी ड्रग का कमाल है। उसकी वजह से ही उसकी बॉडी इतना ज़्यादा एड्रेनलिन फील कर रही थी, रश फील कर रही थी, पावर फील कर रही थी। एंड इसी ड्रग की वजह से शायद ये पॉसिबल हो पाया कि मैं अपने भाई डेकर को जस्टिस दिला पाया, उसके मर्डरर्स का मर्डर करके उसका रिवेंज लेकर। गाइस, डार्क वेब के ऊपर ना ऐसी ही बहुत सारी माना जाता है कि पिल्स, ड्रग्स अवेलेबल हैं जो कि आपको इनिशियली बहुत ज़्यादा जो है पावर दे सकती हैं। ऐसी बहुत सारी अलग अलग टाइप की ड्रग्स जो कि हम जैसे नॉर्मल इंसानों को तो नाम ही नहीं पता होगा उनका। एंड ऐसा कुछ खाने के बाद ये जो चीज़ें ये फील कर रहा था आर्थर, जो फील कर रहा था वो मोमेंटेरली तो ठीक है, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म में करी जाए तो आपने नॉक्स पिल की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी, वैसा हश्र अपने साथ भी हो सकता है। सो इन सब चीज़ों से बचकर ही रहें तो बहुत अच्छा ही रहेगा। एनीवेज, अगर आपको डार्क वेब की ये स्टोरी पसंद आई एंड फ्यूचर देखना चाहते हो एंड ऐसा और भी क्रीपी कंटेंट देखना चाहते हो तो आप बस माउंट साइडर को सब्सक्राइब करके रख लो। मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।